थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। आप शुरू कीजिए, उसके बाद यू हैव 30 मिनट्स और उसके बाद फिर पैनलिस्ट आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत सारे पैनलिस्ट्स का, शाहिद साहब आपका, कि आपने इतने पेशेंस, इतने सब्र के साथ मेरा मुझे फाइनली आपने एक डेट पे हम पिन हो गए और आज हम मिल रहे हैं। मैं इस बात के बहुत बहुत आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मेरा तारुफ, देखिए मैं ट्रेनिंग के लिहाज से लॉयर हूँ, लॉयर भी हूँ, और मैंने जो है पीएचडी का अपना काम पॉलिटिकल फिलॉसफी में किया हुआ है। और मैं 2009 से मैंने डॉन में कॉलम लिखना शुरू किया था। और उसके अलावा मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए काम कर चुकी हूँ। और और बस उसके इससे पहले मैंने अपस्टेयर्स वाइफ किताब लिखी थी कराची के बारे में। तो वो आई थिंक ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। तो इस किताब की कहानी कुछ इस तरह से है कि देखें, 2009 से ये किताब तो मैंने 2000 इसको कंसेप्चुलाइज किया था, और 2019, तो जो वो 10 साल थे जिसमें हर हफ्ते मैं डॉन में कॉलम लिखती थी, और ज़्यादातर औरतों के इश्यूज़ के बारे में मेरे कॉलम होते हैं, क्योंकि औरतों के इश्यूज़ के ऊपर फोकस जो है इतना नहीं होता हमारे अखबारों में। तो मेरा जो रुझान था वो हर वक्त यही था कि मुझे ये स्पॉट मिला है, तो वो मैं इस तरह से इस्तेमाल करूं कि जो इश्यूज औरतों के होते हैं, जो सामने नहीं आते, उनके ऊपर मैं रोशनी डालूं। लेकिन ये वो भी वक्त था जब जैसे कि सबको पता है, वॉर ऑन टेरर हो रहा था, AFPAC और अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर। एंड द इशू विद दैट वाज दैट जो मैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा, आई मीन पाकिस्तान में कम लेकिन अफ़गानिस्तान में ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ऐसा हो रहा था कि जो अमेरिकन प्रेजेंस थी उसकी वजह से बहुत औरतों के इश्यूज़ के ऊपर ना, मतलब बहुत फंडिंग दी जा रही थी लोगों को। जैसे मुझे पता है कि औरत फाउंडेशन को ऑल ऑफ अ सडन 40 मिलियन की डॉलर्स की एक ग्रांट मिली थी। तो एज अ वुमन मुझे जब ये न्यूज़ मिलती थी, तो एक तो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर औरतों के इश्यूज़ के लिए, शेल्टर्स के लिए, हॉटलाइंस के लिए, जो भी औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के इश्यूज़ हैं, उसके लिए पैसे जमा करना इज़ नॉट ईजी। फंडिंग मिलना इज़ नॉट ईजी। लोग इसे प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो जाहिर बात है, जो इनिशियल इंस्टिंक्चुअल मेरा रिस्पॉन्स है तो वो यही होता है कि दिस इज़ फैंटास्टिक कि औरतों के इश्यूज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं, और वो कहाँ से मिल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज एटलीस्ट मिल तो रहे हैं। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने ये देखा कि ये जो टॉप डाउन किस्म के इनिशिएटिव्स होते हैं, कि जो ऊपर से सोचे जाते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट्स लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, मतलब वहाँ पे जो है वहाँ से शुरू नहीं होते, उनका ये इफ़ेक्ट होता है कि वो जो इनिशियल जो वो पैसे होते हैं वो तो मतलब जैसे सही, मतलब वो तो इस्तेमाल हो जाते हैं, और लेकिन वो सस्टेन नहीं, वो जो एफर्ट्स हैं औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के, वो सस्टेन नहीं हो सकते। अ, तो अ, और उससे ज़्यादा मैंने देखा कि हमारे जो लार्जर कल्चर के अंदर, क्योंकि ये पैसे अमेरिका और वेस्ट से आ रहे थे, तो ये एक रुझान होने लगा कि ये अफ़गानिस्तान में ज़्यादा था, लेकिन पाकिस्तान में भी ये यही था कि अब जो लोग अमेरिकन या वेस्ट से पैसे ले रहे हैं ये शेल्टर चलाने के लिए, जो कुछ भी काम करने के लिए, वो जो है मतलब दे आर नॉट
जैसे ट्रू पाकिस्तानी, मतलब दे आर एंटी नेशनल, तो ये औरतें जैसे कि लाइक दे आर इन अ वे कंसिडर्ड लाइक ट्रेटर्स, एंड सो द क्राइसिस दैट आई सॉ वाज दैट कि जो औरतें ग्रास रूट्स में भी काम कर रही थी औरतों के इश्यूज पे, उनको बहुत ही ज़्यादा डीलेजिटिमाइज फील हो रहा था, क्योंकि इवन इफ कि उन्होंने एक पाई कभी कोई वेस्ट से ना ली हो, वो कभी वेस्ट, मतलब अपने ही कम्युनिटी में उन्होंने हमेशा काम किया हो, कभी उससे, मतलब दे नेवर वर influenced even by the West, they are doing something for their community, for the women in their community, उनको भी लेजिटिमाइज डीलेजिटिमाइज कर दिया गया। तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही थी कि जहाँ पे औरतों के इश्यूज के बारे में बात करना ही एक जो है कंसिडर किया जा रहा था कि आप एंटी पाकिस्तान है या आप एंटी मुस्लिम हैं या तो इस किस्म के ये एक इशू हो गया था। तो ये मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रुझान नज़र आया, बिकॉज आई फील के मतलब हाँ, औरतों के इश्यूज पे तो औरतों को बात करनी है और करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, और ये उनका हक है। तो ये मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही थी, और ये मुझे इसको जो है एक्सपोज करना था, मुझे ये एक्सपोज करना था कि जब ये अमेरिकी वगैरह औरतों के इश्यूज को लेके कोई मुल्क पे बमबारी करते हैं, जैसे जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तान में की और ड्रोन से पाकिस्तान में भी की, अ, तो उससे औरतों पर लाइक क्या इफेक्ट होता है, एंड कितनी उनकी जो आवाज़ें हैं वो जो है साइलेंस हो जाती हैं, क्योंकि nobody wants to be seen as an ally with someone के जो आपके मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आपके जो है ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वगैरह, ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो लार्जर पॉलिटिकली ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि जो मुझे बहुत ही जो मुझे इट रियली ट्रबल्ड मी, क्योंकि इस बात पे मुझे कहीं पे भी लाइक वेस्टर्न मीडिया पे में तो खैर बात हो ही नहीं रही थी इसकी उन्हें, लेकिन हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी इसका इस किस्म की जो एक पर्सपेक्टिव है जिससे औरतों की जो है इश्यूज को साइलेंस किया जा रहा था, वो सामने नहीं आ रहा था। इसके अलावा जो है मैंने फेमिनिज़्म बहुत गौर से पढ़ी थी, और मुझे आई नो कि लोग बहुत फेमिनिज़्म मतलब जो डेफिनेशन वगैरह इस पे बहुत अग्री डिसएग्री करते हैं, लेकिन मुझे खैर डेफिनेशन से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये दिखाना था कि देखें इस वक्त भी दुनिया की ज़्यादातर औरतें ब्राउन और ब्लैक हैं, ठीक है ना, और जो सफ़ेद फार्म औरतें हैं वो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन सारा जो अटेंशन और सारा जो एजेंडा है औरतों का इंटरनेशनल, जो भी हमारे जिस लिहाज से जो भी औरतों की सिस्टरहुड है, वो सारा के सारा सफ़ेद फार्म औरतें बनाती हैं, वो सोचती हैं, वो पॉलिसीज़। और ये एक मतलब ऐसी बात सिर्फ नहीं है कि ये सिर्फ ये बना रही हैं और ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारी जो तमाम इंटरनेशनल एड के फंक्शंस हैं दुनिया में, वो सारे ये वही कंट्रोल कर रही हैं। सो इट्स नॉट लाइक जस्ट ऐसे थोड़ी बहुत पॉलिसीज बना के उन्होंने कर दिया ये, और किताबें आर्टिकल वगैरह लिख लिए। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इशू है, जिससे मल्टी बिलियन डॉलर्स की फंडिंग किस तरह से एलोकेट होती है, किस तरह से मॉनिटर होती है, ये सारी जो है मुझे दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ इट। तो दूसरा जो बुक का मतलब चैप्टर्स हैं, वो इस बात पे हैं, वो इस बात पे हैं कि देखें ये भी एक बात है कि जब कोई सफ़ेद फार्म औरत जैसे अमेरिकन वाइट वेस्टर्न औरत जो हैं वो
अपने इश्यूज को देखती हैं, सपोज करें वो कोई अमेरिका के स्टेट टेक्सास वगैरह में रहती हैं, वो अपने इश्यूज को देखती हैं, तो वो एक बहुत ही मतलब कोई उन्हें ऐसे नहीं कहता कि भाई इन्हें जो है ना जाके 4 मुर्गियां दे दो, तो वो मुर्गियां लेके वो अपना बिजनेस बनाएंगी, फिर मुर्गियां अंडे देंगी, फिर अंडों से और मुर्गियां होंगी, मतलब इस किस्म की थिंकिंग। लेकिन जो गरीब औरतें हैं दुनिया में, उनके बारे में यही सोचा जाता है कि जैसे कि वो इंसानी तौर पे एक बहुत ही जैसे सिंपल किस्म के लोग हैं, कि जिनके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कि कोई वाइट या वेस्टर्न औरत के भाई मेरे जॉब में मुझे प्रमोशन नहीं मिली, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे मतलब लाइक दीज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड काइंड ऑफ ह्यूमनाइज्ड perspective of that woman compared to the poor woman that is considered कि जैसे कि उसका कोई मतलब उसका दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता कि वो सोच रही है तमाम इश्यूज के कि कि मेरे बच्चे सही बड़े हो रहे हैं कि नहीं, या मेरे ये नहीं, वो उसे बस आप 4 मुर्गियां दे दें और बस वो 4 मुर्गियों से वो बिजनेस बनाएंगी। और ये मैं ऐसे अपने एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं दे रही, ये भी एक $1 बिलियन इनिशिएटिव था बिल गेट्स ने जो शुरू किया था, कि जिसमें यही आइडिया था कि भाई वो दुनिया में पॉवर्टी इरेडिकेट करेंगे लोगों को मुर्गियां देके। तो ये एक इशू है। और फिर दूसरी एक बात ये है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो थी, आई थिंक थर्ड पॉइंट मैं करूंगी, मुझे पता नहीं मेरा टाइम कितना बचा है, लेकिन मेरी जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब हाँ मतलब कोई, एंड ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट ट्रू ऑफ मतलब पाकिस्तान या मुसलमान कल्चर्स या जो मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स, इन सिर्फ इनकी बात नहीं करी, लेकिन ये ज़्यादा क्योंकि इन्होंने मतलब जाहिरी बात है अभी 20 साल से जंगें मुसलमान मुल्कों पे ही की हैं, तो उनके द वेस्ट का जो गेज है वो मुसलमान मुल्कों पे ही पड़ता है। लेकिन इसमें मुझे ये दिखाना था कि देखें अगर जो है से पाकिस्तान में, और ये तो अक्सर होता है, ठीक है, पाकिस्तान में कोई आदमी अपनी बीवी को जो है जिना के शक पे मार देता है, ठीक है, तो वो एक या तो फिर कोई भाई अपनी बहन को मार देता है, तो उससे कहते हैं ऑनर किलिंग, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पे वेस्ट के अंदर जब कोई आदमी, और ये बात आप समझें कि यहाँ अंडर 40 औरतों में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ यही है, लेकिन ऑनर किलिंग के बजाय वो उसे कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, ठीक है। तो इट्स अ मच मोर स्टेरिलाइज्ड काइंड ऑफ इन काइंड ऑफ टर्म, बट the thing is this, कि the larger thesis there is that some cultures are better or more capable of providing women an equal and safe environment than other cultures, and this is something I do not agree with. I think that all cultures have the potential to provide women with safe and equal opportunity and space, but it is said कि जैसे जब इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होती है, वो जैसे एक इट्स कंसिडर्ड कि ये तो एक ये कभी होती नहीं है लेकिन ये हो गई एबरेशन, ठीक है ना। इट्स कंसिडर्ड एन एबरेशन इन द वेस्ट, मतलब कि ये कभी हमारे यहाँ होता नहीं है ऐसा, लेकिन चलो मतलब दिस केस हो गया, even though like I said it is the number one I mean there are on any given day, आप अगर गूगल में जाए ना और आप लिखें वुमन मर्डर्ड और फिर कोई भी अमेरिका के स्टेट का नाम डाल दें, you will see that every day there are so many women dying of their boyfriend killing them, their husband killing them. This is a huge problem, and especially when they try to leave, and I say this because मैंने यहाँ भी shelter में काम किया हुआ है,
नॉट टू से कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो सही है, या जिना के शक में किसी को मारना सही है, ये नहीं मैं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि ये एक वर्ल्ड वाइड इशू है। और जब आप कोई कल्चर को कहते हैं कि आपका तो ये, जैसे अब क्योंकि वहां हो रहा है तो वो कल्चर की वजह से हो रहा है, यहाँ हो रहा है तो वो एक गलती की वजह से हो रहा है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि दोनों जगह पे जो है ये औरतों से नफरत करने का नतीजा है। ठीक है। और जैसे अगर आप पाकिस्तान में ये, लाइक इफ यू कीप सेइंग कि ये कल्चर है ही इतना बुरा कि ये कभी जो है कर ही नहीं सकता, ये तो इनकी कल्चरल एक वो है, ये वो उस आदमी की गलती कम है। और कल्चर, ये बात जरूर है कि कल्चर के हमारे कल्चर में ज्यादा सपोर्ट है इन चीजों का। आई विल नॉट डिसएग्री विद दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट it is wrong to say that some cultures are inherently uh, somehow flawed, कि वो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते औरतों के साथ, and other cultures are not. This is not true. The fact is कि दुनिया भर में कोई जगह ही नहीं है कि जहां एक औरत जो है अपने घर से निकले और सड़क पे चले और उसे हजार जो है फिक्रें ना हो कि मेरे पीछे कोई लग जाएगा, मुझे कोई उठा के ले जाएगा, मुझे कोई बंदूक दिखा के मतलब एवरीवेयर दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड सो द लार्जर थीसिस ऑफ द बुक इज दिस, कि जो औरतों से नफरत है इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी प्रॉब्लम यही है कि औरतों से नफरत है। औरतों से नफरत है। और जैसे ही जो हर वक्त जब मुश्किल हालात आना शुरू होते हैं, जैसे अभी इन्फ्लेशन है, प्राइसेस की इश्यूज हैं दुनिया भर में ये है, और अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज है, तो और ही जो है ना औरतों के ऊपर फिर ये सब कुछ फेंका जाता है। बिकॉज यू नो जो है मर्द हैं जो हैं हजरात, उन्हें अपने प्रिविलेज का जो है इतनी आदत है कि अगर उन्हें जरा सा भी लगे कि उनका जो प्रिविलेज है वो कहीं किसी तरह से कम हो रहा है, या जो है जो उसका इफेक्ट जो पहले होता था वो इस वक्त नहीं हो रहा, तो दे आर, जैसे दे लैश आउट। या तो काम पे वो बॉस जो है बदतमीजियां शुरू हो जाती हैं, या तो घर में शुरू हो जाती हैं, या मतलब ये एक, या तो रोड पे शुरू हो जाती हैं, भाई गाड़ी चलाते हुए शुरू हो जाती हैं, मतलब जहां पे भी उन्हें औरतें नजर आती हैं ना, इट्स लाइक यू कैन सेंस दैट एंगर फ्रॉम देम। सो दैट्स व्हाट दिस बुक इज अबाउट। एंड जाहिरी बात है इसके अंदर मुझे ये दिखाना पड़ा है कि क्योंकि जो वाइट औरतें हैं जितना प्रिविलेज देखें वाइट मर्दों के पास है, उनसे सेकंड प्रिविलेज उनके ही पास है। और उन्होंने वाइट मर्दों से इक्वालिटी जो है हासिल करने की जो उनकी क्वेस्ट है, उसके अंदर जो है ब्राउन और ब्लैक औरतों को और जो है ऑप्रेस किया हुआ है। And obviously that is a controversial thesis in the West. Obviously it's been matlab it's hard for white women to sort of deal with that, but somebody had to say it. And तो एक दफा आप कोई चीज कह देते हैं तो फिर मुझे ये एक होता है कि मेरे बाद जो आएंगी औरतें तो उन्हें फर्स्ट नहीं होना पड़ेगा, ये बात जो कहनी थी वो कह चुकी हूँ, तो उस पर वो बिल्ड कर सकती है, एंड इट विल नॉट बी एज हार्ड फॉर देम। सो बस आई विल जस्ट स्टॉप देयर, एंड आप लोगों से बस फिर विल हैव अ कॉन्वर्सेशन। रफीक बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मुकालमा में तो आज मर्दों ने अपना प्रिविलेज जो है ना उसको सरेंडर किया है। नहीं तो ये एक दफा नहीं करना चाहिए ना, दैट्स द इश्यू। ये हर दफा इसी आपके पैनल्स इक्वल होने चाहिए, हर दफा आपके आधे, जैसे हमारी पॉपुलेशन है 50% वुमेन है 50% मैन, तो इसी तरह से जो है 50% वुमेन 50% मैन, इस दफा आपने टोटल ऑल गर्ल्स। आई एम तो ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलते थैंक यू। हैं डॉक्टर
अक्टूबर की तरफ चलते हैं पहले तो। डॉक्टर साहब कीजिए, आप आपने किताब भी पढ़ी और आपके पास सवाल भी होंगे। जी जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया राफिया, बहुत मजा आया आपको सुनकर। अ, अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ जाना चाहती हूँ। आप जानती हैं कि जब पाकिस्तान में इंटरनेट आया और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राइवेट चैनल्स आए, सोशल मीडिया आया, तो फेमिनिज्म का जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा नॉर्मली इस्तेमाल होने लगा। और हमारे जो थीसिस हैं, रिसर्च थीसिस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी एकेडमिक जो हमारी अप्रोच है, वहां पर भी फेमिनिज्म थ्योरी के हवाले से बातें होना शुरू हो गई हैं। और ये सब कुछ अचानक से प्रिवेल हो गया। फिर 8 मार्च जो पहले भी यहाँ पर सेलिब्रेट तो होता था, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं होता था। अब 8 मार्च आता है तो टैक्सी ड्राइवर भी, दुकानदार भी, जो रेडी वाले हैं वो भी इस पर बात कर रहे होते हैं। तो अच्छा, अब उसमें कुछ मसाइल तो ऐसे हैं, चीजें ऐसी हैं जो कि जेन्युइन है और उनको रेस होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन पर लोगों को मसाइल भी हैं, उनको इश्यूज भी हैं और वो उसको जेन्युइन नहीं समझते हैं। मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में फेमिनिज्म के हवाले से उसका फ्यूचर क्या देखती हैं और कैसे देखती हैं, और बस फिलहाल इसका बताएं, फिर मैं आगे बताऊं। ओके। भाई देखें, विजिबिलिटी औरतों के लिए हमेशा इट्स गुड। किसी तरह आई मीन जो आप कह रही हैं, आई अग्री विद दैट। आई फेमिनिस्ट थियरी के बारे में जो आपने कहा है, उसमें बस मेरा मतलब ये बुक जो है फेमिनिस्ट थियरी की ही क्रिटिक है। क्योंकि फेमिनिस्ट थियरी जो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाना था इस किताब से कि देखें, इस वक्त जो फेमिनिस्ट थियरी है वो बगावत को सेंट्रल रखती है। रिबेलियन, रिबेलियन इज सेंट्रल। तो जो औरत रिबेल करती है वो जो है सबसे स्ट्रांग दिखाई जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ बगावत को देखेंगे तो हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, खालाएं हैं, सब कुछ जो हमारा, हमारे पीछे जो जनरेशन्स हैं, उन्हें वो, जैसे मेरी अम्मी खुद कहती थी कि भाई मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। भाई उन्होंने ये किया है कि एक फैमिलीज को साथ रखना, जो है पैसे सेव करना, लड़कियों की एजुकेशन के लिए, उन्हें पीछे से मतलब स्ट्रेंथ देना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने, इतनी मजबूत औरतें जितनी मैंने अपने पाकिस्तान में देखी हैं, वैसे मुझे वेस्ट में उतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। लेकिन जब फेमिनिस्ट थियरी सिर्फ जो है बगावत को देखेगी और अंदरूनी कुवत को नहीं देखेगी, इनर स्ट्रेंथ को नहीं देखेगी, तो ये सारी जो दूसरी हमारी जो उन्हें चले फेमिनिस्ट बुलाना नहीं है, करना है, वो एक एक इट्स लाइक अ issue of words and semantics and definition. But those women have done incredible work to create us and to, पाकिस्तान में औरत होना, इट टेक्स सो मच स्ट्रेंथ, आपको पता है ये, यू नो तो ये सारी चीजें भी फेमिनिस्ट थियरी में शामिल होनी चाहिए। और ये मेरी क्रिटिक है। और आई थिंक कि जहाँ पे भी फेमिनिस्ट थियरी आप पढ़ाती हैं या यूनिवर्सिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट में, इस बात पे बहुत एम्फेसिस होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी लड़कियां हैं उन्हें ये नहीं फील होना चाहिए कि ओ हमारी माँ और वगैरह वो तो कुछ थी ही नहीं और उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। और अब जो है मैं जो हूँ ये लाइक एक बहुत ही वेस्टर्न डेफिनेशन के मुताबिक ये कह रही हूँ, तो मैं स्ट्रांग हूँ और इससे पहले कोई स्ट्रांग था नहीं। ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो फ्रेम आप लगाते हैं ना हिस्ट्री के ऊपर, उस फ्रेम से ही आपको नजर आता है कि कौन ताकतवर था और कौन ताकतवर नहीं था। अब औरतों की आवाजें दबाई गई हैं हमारी हिस्ट्री में। अब हमारा जो काम है वो यही है कि हम अपनी हिस्ट्री को भी देखें और उसमें जो जो ताकतवर औरतें थीं उनकी जिंदगियों को, उनके सर्वाइवल मेथड्स को हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएं, ताकि उन्हें पता चले कि फेमिनिज्म, औरतों की कुवत हैज बीन देयर ऑल अलोंग। अब हम उसके बाद शुक्र है कि उसके बारे में बात करें और कॉन्वर्सेशन करें। लेकिन ये जो है कोई उस दिन से शुरू नहीं हुई कि जिस वक्त जो वाइट औरतों ने अपने वोट के लिए जो 1920s में जो कहते हैं ना फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, वो वहां से तो थोड़ी शुरू नहीं हुई। वही आप देख लें, जब 1920s के अंदर वाइट औरतें वोट के लिए कैंपेन कर रही थी इंग्लैंड में, जो ये सफरेजिस्ट जो ये कहते हैं फर्स्ट वेव, उसी वक्त जो है
ब्राउन औरतें, हम साउथ एशियन औरतें, इंडियन, उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, बट खैर दे वर फाइटिंग द ब्रिटिश ऑन, सड़कों पे निकल रही थी, जलसों में जा रही थी, पिटाई हो रही थी उनकी, जेलों में जा रही थी, कि हमें जो है ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए। तो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में लिखा ही नहीं जा रहा, हालांकि वो एंटी इंपीरियल, ओरिजिनल एंटी इंपीरियल फेमिनिस्ट थी वो। तो मेरा थीसिस ये है कि ये बात हमें जो है फेमिनिस्ट थियरी में लानी है, ताकि हम फेमिनिस्ट थियरी को इंडिजनाइज करें, हम दिखाएं कि हमारी औरतें इससे पहले भी, फर्स्ट वेव से पहले भी बहुत एंटी इंपीरियल फेमिनिस्ट काम कर रही थी। जब ये औरतें, ब्रिटिश औरतों को वोट मिल गया तो वो आई, उस वक्त जो यूनाइटेड इंडिया था उसमें आई, और ये मेरी किताब में ये इंसिडेंट लिखा हुआ है कि, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी ना वोट के लिए जो है जिद्दोजहद शुरू करनी चाहिए, यहाँ यहाँ जो औरतें हैं ना, इनको भी वोट के लिए जिद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तो कोई जो है साउथ एशियन औरतें उनके साथ मिलने तैयार नहीं थी। आखिर फिर वो साउथ एशियन औरतों ने, उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखें, हमें आपसे आजादी चाहिए, जब हमको आपसे आजादी मिल जाएगी तो हमें वोट भी मिल जाएगा। आप हटें, ब्रिटिश जो है यहाँ से जाएं, तो फिर हमें 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 ये इश्यू है। बट इट शोज लाइक द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द वाइट वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट इट डजंट अकर टू देम कि भाई तुम तो हटो यहाँ से, हमें ब्राउन मैन से इक्वल होके क्या करना है, वो भी आपके गुलाम है। हमें जो है सचमुच की इक्वालिटी चाहिए। तो बस दैट्स व्हाट आई वुड से अबाउट दैट। बट आई थिंक कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म का फ्यूचर जब बनेगा, जब हम ये काम जो है, आप जैसी अपकमिंग एकेडमिक्स जो हैं ये काम करेंगी, हिस्टोरिकल काम, क्या हमारी हिस्ट्री में भी जो, और ये सारी वो औरतें नहीं हैं जो मतलब के जिनका जिक्र किया जाता है, फातिमा जिन्ना, नॉट दैट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, फातिमा जिन्ना वगैरह, लेकिन जो ऑर्डिनरी औरतें हैं, जिन्होंने अपनी फैमिलीज को साथ रखा, जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, जिन्होंने, क्योंकि ये सब भी एक फाउंडेशन होता है, और इससे भी जो है औरतों की कुवत बढ़ती है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक इज इज द चैलेंज। एंड ये जो थोड़ी थोड़ी इश्यूज हैं कि जैसे बहुत एक सेक्स फोकस्ड, सेक्सुअल लिबरेशन फोकस्ड वाइट फेमिनिज्म, जिसका भी मैंने जिक्र किया है किताब में, आई मीन इट जस्ट डजंट रियली अप्लाई टू पाकिस्तानी कल्चर एट द मोमेंट। सो इंसिस्टिंग, जैसे इंसिस्टेंस होती है कि यही एक जो है इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट है, I mean, I don't think that's necessary. I think it's up to Pakistani women to decide कि भाई हमारा environment है, इसमें क्या सबसे issue important है। हमारा physical तहफ़्फ़ुज़ important है, हम निकल रही हैं, काम पे जा रही हैं, वहाँ पे हमें all sorts of लोगों का हम सामना होता है, कि हमें किस किस्म की protection है उसमें, हमें वर्क प्लेस पे किस किस्म की प्रोटेक्शन है, हम यूनिवर्सिटी जा रही है, वहाँ किस किस्म की प्रोटेक्शन है, हमारे जॉब्स हमें नहीं मिलते, उसके लिए हमें क्यों नहीं जो है रिजर्व कोटा हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये सारी इश्यूज हैं, आई थिंक दैट इन माय व्यू आर मोर इन द फॉरफ्रंट फॉर पाकिस्तानी विमेन। एंड बिकॉज, एंड ये आप जैसी औरतें जो हैं जो निकल रही हैं इस वक्त, who are part of the conversation, public conversation, who are part of educating the next generation, you are the future. So I think that whatever आप लोग जो decide करें, that is more important than any sort of imposed के frame कि भाई this is where feminism should go, etc. बहुत शुक्रिया राफे। अच्छा डॉक्टर सानिया, अगर आप सवाल करके जाएंगी नहीं तो आपकी तरफ आते हैं। Okay, no, I'm not leaving. I'm not leaving. हाँ ठीक। हाँ तो ठीक है, आप कीजिए बात डॉक्टर सानिया। All right. So thank you very much for enjoying me this opportunity to engage in the discussion with the esteemed panelist.
So I will just try to cover my point in 2 to 3 minutes. So I have 2 questions and the 1 comment. And the 1 question is related to your book, and the second one is related to general discussion. So मेरा जो कमेंट है पहला वो ये है कि आपने मेंशन किया है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का, जो कि एक बहुत ही इंक्लूसिव टर्म है जो हम कह सकते हैं, और ऑनर किलिंग यू कैन से इज द रिस्ट्रिक्टेड टर्म. And definitely, this come with the misogyny and with the patriarchal culture. So my first question is related to this comment कि क्या आप समझती हैं कि जो female is the culprit of the female rights, क्योंकि patriarchal culture is come from the female, so we can't only blame the males as well. So my second question is related to your book. As I mentioned earlier, I was watching your one talk related to the case against the white feminism at the Stanford University. You give very good example about the stoves, clean stoves, and that was so interesting for me. So the question you mentioned in your book about the consumer goods and all the कि यू मेंशन कि किस तरह से जो है वो फेमिनिज्म कमर्शलाइजेशन की तरफ भी जा रही है, और आपने बुक के अंदर जो है मेंशन किया है. So let me open it. About as you mentioned, like the Target sells Love Wins T-shirts, and then the Nike sells Be True, and then Apple Watch. So they are giving the strips with the LGBT logo and all this. So how do you think that कि इस जो एज ऑफ सस्टेनेबिलिटी है इसके अंदर किस तरह से हाइपर कंज्यूमरिज्म जो है और फेमिनिज्म है ये किस तरह से सरवाइव कर सकता है? और I just want to listen about this, so I have 2 questions and the 1 comment. Thank you. Thank you very much. About honor killing and intimate partner violence, और book में ज़्यादा मतलब इसकी there's more detail about this. But what I try to show in both of these cases, it's the male ego that is central. Honor के अंदर भी male ego जो है वो central होता है, क्योंकि it's considered कि जो है, except that it's family पे spread किया जाता, but it's the male ego that considers a woman who has not acted according to what the man wants is deserving of death. And in intimate partner violence also, it's the same issue. It's the male ego. And to the point that when intimate partner, मतलब ये बोला नहीं जाता, जैसे कि honor killings के अंदर भी societal, जैसे मैंने कहा है, societal support होता है unfortunately. But intimate partner violence जब यहाँ के American courts के अंदर when that is litigated in a criminal case, there is जिसे कहते हैं mitigating factor, जिसे कहते हैं heat of passion crime, and where the fact that say अगर आपको आपकी बीवी किसी और मर्द के साथ नजर आई और आपने उसको जाके शूट कर दिया, तो it's considered के that मतलब आपकी कल्पेबिलिटी कम करी जाती है इस बात पे कि आपने ये हीट ऑफ पैशन में किया है, कि वो एक ऐसी सिचुएशन है. सो जस्ट थिंक, सो it doesn't absolve the person, मतलब उसे फ्री जाने नहीं दिया जाता, लेकिन उसकी जो मतलब उसकी जो कल्पेबिलिटी है उसे कम समझा जाता है कि it's almost kind of the underlying the underlying thesis is basically कि जैसे ये that this person is because he was in the heat of passion, it's understandable that he acted in this crazy way, even though it's a crime and he should be punished. But like, so what I'm saying is that it's a myth to say that सिर्फ हमारे कल्चर में जो है ना औरतों को मार देते हैं तो ज्यादा कुछ उसका
वो नहीं होता, मतलब या इट्स इन, एंड दिस इज द नेपोलियनिक कोड से ये सारे हीट ऑफ पैशन क्राइम्स वहां से आए। तो इट्स इन फ्रांस, इट्स इन अमेरिका, it's in many Western countries. This is an issue, and I just point it out in my book because I want to show that the the core of misogyny is so, it's so persistent and it's so there. It's just that इन्होंने जरा ज्यादा उसे अंदर बैरी कर दिया और उन्होंने अलग वर्ड सुने, और क्योंकि हम जो हैं कॉलोनाइज्ड लोग थे, तो हम वी सॉर्ट ऑफ had to deal with कि भाई इन लोगों का तो कल्चर ही खराब है, बिकॉज दैट वाज द आर्ग्यूमेंट कॉलोनाइज करने का, यही था कि भाई ये लोग खराब हैं ना, हम इनको इम्प्रूव करने के लिए हमें वहाँ पे जाके इनकी सारी चीजें लेनी है। तो that's I'm what getting I your would point. hmm? I'm getting your point. It's clear to me Yeah. now. Yeah. So that's what I was saying. And then the second issue about consumerism is a great question, because look, the capitalism जो है ना, जिस तरह से कोई चीज को आप consumerism करते हैं, तो उसके जो सारे political जो मतलब issue है ना, उसको जैसे आप you are basically taking away its power. It's a way of detonating what could be a bomb, right? Like it could be a bomb that changes society, but instead of letting it do that, you use it जैसे मैंने उसमें कहा है कि टी शर्ट पे डालो, मेकअप पे डालो, ओ बी स्ट्रांग, बी दिस बी दैट, मतलब सो दैट उसकी जो सारी एक्चुअल पॉलिटिकल पोटेंशियल है, वो सारा खत्म कर दिया जाता है। एंड दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड ऑल ओवर, क्योंकि देखें like politics is not safe for women now anywhere, but the fact is that until women sort of have a political थोड़ा सा abrasive कि हम ठीक है, हमने नहीं मानना है ये, जब तक हम वैसा एटीट्यूड नहीं होगा तो चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। and so that is what I mean. और and on a lower level तो आप यहाँ हर जगह देख सकती है ना, औरतों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि ये खरीदो, ये पहनो, ये करो, ये दुपट्टा और ये वो और ये, मतलब जो है इन चीज़ों में आपकी जो बोथ इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो भी है, वो सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व और सबमर्ज कर दी जाती है। तो इट्स लाइक टेकिंग a coal and putting it in the water, because then all your energy goes in this, and you're not saying कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे सामने, मतलब like why is it that इस बंदे को प्रमोशन मिल रहा है और मैं उससे 5 साल सीनियर और मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैं ज्यादा काम करती हूँ, right? It's a way of saying कि don't, it's a way of like distracting women from their political potential. That's what I would say. Yeah, thank you very much for this answer. Thank you. राफिया, डॉक्टर राहत की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर राहत। थैंक यू सो मच डॉक्टर राफिया। एक तो जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी आज के डिस्कशन की, कि एक तो खैर मेरी थोड़ी सी बदकिस्मती कि मैं हार्ड कॉपी खरीद नहीं पाई, तो सॉफ्ट में मैं जितना पढ़ पाई, इंजॉय मैंने बहुत किया इन अ वे के वाइट फेमिनिज्म को जिस तरह से आपने चैलेंज किया है। पाकिस्तानी सोसाइटी में भी मुझे ये लगता था कि हमने फेमिनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसा कि जैसा हमें यूरोप से यहाँ तक पहुंचा। हम डॉक्टर साहब की आवाज का मसला है। आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर राहत, आवाज आ रही है, थोड़ा सा इसको वॉल्यूम थोड़ा बेहतर करें, वो सब लोगों को मेरा ख्याल है नहीं सुनाई। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। अभी बेहतर है? रिलेटिवली बेहतर है जी, बिल्कुल। बात मैं ये कह रही थी कि फेमिनिज्म हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो मुझे अक्सर लगा कि हमने यूरोप से आया हुआ फेमिनिज्म अडॉप्ट कर लिया। हालांकि मुझे अक्सर ये लगता है कि हमारे यहाँ की खातून के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस वाइट वुमेन के प्रॉब्लम से खासे डिफरेंट हैं। तो क्या हमारे यहाँ फेमिनिज्म इसलिए ज़्यादा अनपॉपुलर है कि ये हमारे मसाइल हैं नहीं जिनको हमने अडॉप्ट करके जिन पे बात करनी शुरू कर दी? दूसरा, मैंने ये देखा है कि जितनी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स यहाँ चलती हैं तो एक टोटल क्रिटिसिज्म आता है ऑन पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल सिस्टम जहाँ औरत को इनसिक्योर करता है, वहाँ कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट भी मिल रही है।
तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फेमिनिज़्म के लेंस में ही देखें, तो पैट्रियार्कल सिस्टम की जो बुराइयाँ, जो औरत के लिए प्रॉब्लमैटिक इश्यूज़ हैं, उन्हें सॉर्ट करें, ना कि हम पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दें। और जो तीसरी बात, जो आपकी किताब का एक मेन आर्गुमेंट भी है कि उसमें जो व्हाइट वुमन है, उसने व्हाइट मैन के अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी तो अर्न कर ली है, लेकिन वहाँ पे भी जो ब्राउन या अदर जनरेशंस हैं वुमेन की, दे आर इक्वली सफरिंग, या बल्कि शायद वो और ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो सिर्फ फेमिनिज्म के एक अंदाज को लेकर पूरी दुनिया पे अप्लाई करना, ये कहाँ ठीक है? और क्या ये फेमिनिज्म जो है वो हर एरिया में, हर कल्चर में, उसके अकॉर्डिंगली अगर वुमेन राइट्स की बात की जाए, तो क्या खवातीन को पहले से कहीं ज़्यादा सिक्योर किया नहीं जा सकता? थोड़ा-सा अगर आप रोशनी डालें। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत, दैट्स एक्सीलेंट क्वेश्चन। मेरा तो आर्ग्यूमेंट ही ये है कि जो वन साइज फिट्स ऑल टाइप फेमिनिज्म है वो काम नहीं करती। और अगर हमें किसी भी किस्म की मतलब फेमिनिज्म की ज़रा अम्ब्रेला के अंदर अगर हमें अगर इस मूवमेंट ने सरवाइव करना है, तो जैसे अब मैं तो पाकिस्तान से हूँ, तो मैं उसी का कहूँगी कि जैसे पाकिस्तान में मतलब उनको अपने प्रॉब्लम्स के मुताबिक इंडिजनाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जो पाकिस्तानी औरतों की इश्यूज हैं वो जो ब्राउन और ब्लैक औरतें वेस्ट में हैं, और जो दूसरी औरतें हैं जैसे साउथ अमेरिका में और दूसरी जगहों पे जहाँ पे इवन अफ्रीका, उनके उनमें बहुत कॉमनैलिटी है। क्योंकि ये सारी जो फॉर्मर कॉलोनीज स्पेशली हैं, उनके इश्यूज काफ़ी कॉमन है। बिकॉज इनके जो हमारी जो सकाफत है, हमारा जो कानून है, हमारा ये सबको इस सब को इतना जो है कॉलोनियलिज्म ने तोड़ फोड़ की है उसके अंदर, कि हमारी जो सोसाइटी है ना इसे अ, अपनी हिस्ट्री का बराबर पता है, ना इसे अपनी मटेरियल कल्चर से उतना कनेक्शन है कि जितना हो सकता था। क्योंकि देखें ना, हमारी आप खुद इस बात को सोचें, अकबरनामा की 2 कॉपीज हैं, ठीक है? एक लाहौर में है और एक पता नहीं ओहायो क्लीवलैंड में कोई म्यूजियम में उनके जो बेसमेंट आर्काइव है वहां पे पड़ी हुई। अरे भाई, वो वहां क्यों पड़ी हुई है? क्यों पड़ी हुई है वहां? तो लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, मतलब ऐसी कितनी सारी चीजें। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री, ये ऐसी बिखरी हुई है। और हमारे लोग भी, अब हम लेबर एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गए हैं पाकिस्तान में। कोई ऐसा घर ही नहीं है कि जहाँ पे कोई दुबई में, कोई कतर में, कोई यूके में, कहीं पे सब के सब जो है हमारे जो वो भी एक कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि सबके घरों में सब लेबर एक्सपोर्ट की वजह से आधी फैमिली कहीं पे होती है, आधी फैमिली कहीं पे होती है। ये सारे हमारे माइग्रेशन के, हमारे वीजास के, ये सारे हमारे फ्रीडम के इश्यूज हैं जो औरतों पे भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं, राइट? बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट कंसर्न विद दैट। दे आर थिंकिंग कि हमें ट्रैवल की फ्रीडम चाहिए, हमारी ये फ्रीडम चाहिए। अरे भाई, तुम्हें ट्रैवल की फ्रीडम चाहिए, उन्हें जो है पढ़ाई के लिए वीजा चाहिए। तो आप खुद, बट वो वीजा जो इज कंसिडर्ड कि अरे हम क्यों दें इन्हें वीजा। लेकिन उस तरफ से जो ये औरतें आ रही हैं, इन्होंने ट्रैवल करना है, ये करना है, जो कुछ भी करना है, मतलब there's a disconnect there, right? And so I think that जो ग्लोबल साउथ की औरतें हैं उनमें बहुत कॉमनैलिटीज हैं, हमारे इश्यूज में बहुत कॉमनैलिटीज हैं, क्योंकि हम उन तमाम कल्चर से आए हैं कि जिससे कॉलोनियलिज्म ने जो बिखेरा और लूट किया हुआ था। तो वो हमारी लेगेसी है, जो हमारी जनरेशन्स, आगे की जनरेशन्स अभी भी उस पर कोशिश कर रही है कि उसके पीसेस जुड़ा जुड़ा के अपने दिमाग में एक अपनी आइडेंटिटी बनाए, जो ना सिर्फ पूरी एक रिलीजन की तरफ हो, ना सिर्फ पूरी एक कल्चर, मतलब ये सबको मिला के बनाए। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। So I completely agree with you, and the reason why is that I had to write this book is this reason कि भाई
आप जो हैं कर्नाटक में बैठी हुई कोई अपर मिडिल क्लास की वाइट औरत जो पॉलिसी बना रही है पाकिस्तान के लिए यूएसएआईडी की तरफ से, मतलब व्हाट इज योर रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इशू? एंड द इशू इज के ये सारे जो एड बेस्ड, आई मीन वो एक और कॉन्वर्सेशन है खैर एड के बारे में, लेकिन लेकिन आई एग्री विथ यू, बट आई थिंक कि हमें ये छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने इसलिए ये किताब लिखी है क्योंकि मैं ये दिखा रही हूँ कि हम अपनी फेमिनिज्म अपने लैंग्वेज अपने इश्यूज के बेसिस पे बना सकते हैं, और वो सारे हमें उनके बोरोड स्लोगन्स और उनकी बोरोड कैंपेन्स, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने जो इश्यूज हैं वो हम उन पे हम फोकस कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम पूरा के पूरा इसे छोड़ दें तो दैट इज अ लॉस, दैट शुड नॉट हैपन। दूसरी आपने बात की कि पेट्रियार्की, ये बहुत ही आपने वेरी शार्प सवाल जो किया है कि पेट्रियार्की के बारे में औरतों में एंड उसका मैं एग्जांपल यही दूंगी कि जब व्हेन ब्लैक पीपल वर enslaved in America and in Europe, but especially in America. So it was, when someone is enslaved and when someone is oppressed, वो जो oppressor होता है वो उन पे 100% oppression नहीं देता, वो उन्हें थोड़ी security भी देता है। एंड जो slave owners थे वो यही कहते थे कि भाई तुम्हारे पास घर है रहने को, खाने पीने की तुम्हें फिक्र नहीं है कि कहाँ से आता है क्या करना है, तुम्हें ये फिक्र नहीं है कि अगले तुम्हारे बच्चों के पास नौकरियां होंगी कि नहीं होंगी, क्या होगा। ये हम इतनी तुम्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें आज़ादी की क्या ज़रूरत है, यही होता है। और तो ये बात आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। और पेट्रियार्की जो औरतों पे मुसल्लत की हुई है वो इसी तरह से की हुई है, और यही वर्ड्स हैं। अरे भाई तुम आराम से बैठी हो, तुम्हें फिक्र नहीं है, तुम्हें बाहर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाने पीने का सब कुछ यहाँ पे मुयस्सर है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो यही एक इशू है, और ये जो है एक बहुत ही पेचीदा इशू है जो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी औरत को अपने लिए जो है डिसाइड करना पड़ेगा, और फिर एक कलेक्टिव लेवल पे भी सोसाइटी में जो औरतें हैं उन्हें ये बात डिस्कस करके समझनी पड़ेगी कि भाई ये एक गिव एंड टेक होता है, और आज़ादी के साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब आपके पास आज़ादी होती है तो जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो आप चूज कर रहे हैं, वो चॉइसेस गलत भी हो सकती हैं, और फिर अगर गलत हैं तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी कि भाई मैंने गलत चॉइस कर दी इस दफा में, मैं अब अगली दफा इससे बेहतर चॉइस करूंगी। उस बात से आई थिंक कि बहुत सारी पाकिस्तानी औरतें डर जाती हैं वो, क्योंकि जो है अगर देखें, अगर सारी डिसीजंस मर्द ले रहा है तो वो गलत डिसीजन करता है, तो आप बैठ के कह सकती है ना कि इस उल्लू को देखो, इसने वापस से यही घोटाला कर दिया, यही मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। तो ये एक होता है कि आपके ऊपर नहीं होता वो, लेकिन अगर आप वो डिसीजन कर रहे हैं तो आपके ऊपर। तो ये हमें केयरफुली हमारी लड़कियों को भी ये सिखाना, उनमें ये टॉलरेंस और उनमें ये स्ट्रेंथ बनाना बहुत ज़रूरी है कि देखो तुम डिसीजंस की आज़ादी तुम्हें मिलेगी, और कुछ डिसीजंस तुम्हारी सही होंगी और कुछ डिसीजंस जो हैं तुम सोचोगी कि हम शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, और ये सही है। जिंदगी में मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन इस बात की हमें जो है ना, औरतों को, हमारी पाकिस्तानी औरतों को इस बात की आदत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डिसीजंस दूसरों ने की हुई होती है। तो ये एक हमें अपनी स्ट्रेंथ इस बात पे बढ़ानी पड़ेगी कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें फिर अकाउंटेबिलिटी की भी आदत होनी चाहिए। क्या इस स्ट्रेंथ के बहुत साथ खवातीन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंस को भी ला सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि वो कितना ज़रूरी है कि फाइनेंशियली एक खातून इंडिपेंडेंट हो, सो दैट वो फिर बाकी चीज़ें डिसाइड भी करे और उसकी कीमत भी अदा कर सके, उसे भुगत भी सके या हाँ, सह भी ये सके। आप बिल्कुल मेरे नहीं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक हमें ये भी सिखाना चाहिए कि इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस जैसे कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ उस औरत को आज़ादी
मुयस्सर होनी चाहिए कि जो कमा रही है। ये इससे मुझे एक इशू है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि औरत कोई चूज कर रही है घर पे रहना है, उसके बच्चे छोटे हैं, जो कुछ भी है, और तो उसे भी शी ऑल्सो डिजर्व्स फ्रीडम एंड शी ऑल्सो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कमा के ला रही हैं तो फिर उसी वक्त जो है ना आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। आई थिंक कि सबको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपकी शादी नहीं भी हुई जो भी है, आप खुद कमा रहे होते हो तो आप में एक शऊर आता है, आप में एक स्ट्रेंथ आती है। लेकिन ये बात हमें इस बात के लिए नहीं ठहरना चाहिए कि हर एक औरत जब तक काम नहीं करेगी तो फिर उसे आज़ादी मिलेगी। अगर वो घर पे बैठी हुई है, कोई जो भी रीज़न है उसका, तो उसे फिर शी इज़ नॉट डिजर्विंग ऑफ फ्रीडम। ये बात नहीं है। औरत का हक है फ्रीडम, ये एक इंसान का हक है फ्रीडम। तो ये अगर इट्स नॉट डिपेंडेंट कि अगर आप कमाएं तो फिर आपको फ्रीडम मिले, ये इम्प्रेशन हमें करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक कि सारी जो औरतें हैं जो घर में बैठी हैं जहाँ पे भी हैं, सबको आज़ादी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, इट्स देयर राइट। एंड सो या आई मीन इट शुडंट बी कि ये जो एक है कि अच्छा ठीक है वो कमा के ला रहा है तो अब फिर मैं क्या करूं, मैं जो सारी उसी की दैट शुड नॉट बी द केस। दैट्स नॉट अ जी गुड। राफिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नाइला दुबई से। डॉक्टर साहब आप हैं हमारे साथ? और वक्त जी भी जी, आई एम हमारा हियर। डिस्कशन का जो है वो ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद सवाल बाकी मेंबर्स कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर नाइला। हाँ जी, थैंक यू राफिया, बड़ा मजा आया जितना भी मैंने सुना। मैंने आपकी किताब शुरू की हुई है पढ़नी, एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट इट इज हाउ यू हैव स्टार्टेड विद इट विद अ वेरी सब्जेक्टिव, एक with events and with personal experiences, so वो चीज I really enjoyed. However, while reading I had um, you know मुझे एक दो जो सवाल जहन में आ रहे हैं। I'll keep it short, I'll try my best. इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की बात बड़े अरसे से ख़वातीन कर रही हैं, स्पेशली फेमिनिज्म की बेशुमार शाखें भी निकल आई हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइट फेमिनिज्म एनी मोर, मेनी थियरिस्ट आर टॉकिंग अबाउट वुमेन ऑफ कलर, दे आर टॉकिंग अबाउट चिकानो फेमिनिस्ट सामने आ गई हुई हैं। साउथ एशियन फेमिनिज्म इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग branch of feminists. African American feminism, it's been a long time they're talking about their rights. So intersectional feminism already has become a very potent term. तो जिसमें कि ये एक बिलीफ है कि जी इट्स अ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो रिकग्नाइज करता है कि how individuals can hold multiple identities and they face unique challenges which are all at the intersection of different identities. So आपका जो किताब है, आप भी उसमें I feel like you're proponent of that, and especially when you're talking about white feminists. तो मुझे लगता है कि ये वही वाला relationship जो colonizer colonized का हमेशा से रहा हुआ है. Especially when Spivak says that white men are saving brown women from brown men. In a similar manner, I feel like white women are also trying to save brown women from brown men. Right. So, in सारी गुफ्तगू के पसे मंजर में, I felt like your book is kind of addition to all of these things. And I wanted to ask you, how do you feel like your book is a point of departure or an addition to existing scholarship? And how do you feel like, कि आपने एक और perspective add करने की उसमें एक attempt की है? Which I loved, and I have felt that many South Asian writers are doing that, giving a lot of personal stories, writing a lot about what is South Asian feminism, how we are different, from the white feminist perceptions and ideologies. So how do you see your book as a point of departure? So first of all, and in terms of intersectional feminism, I'm very lucky. I actually work for Professor Kimberly Crenshaw at Columbia University Law School, who is she's the original, the OG जी बिल्कुल. person She's who the wrote about who intersectional did this term. feminism. बिल्कुल. Right.
And so she is a mentor, and I'm very, very grateful that I'm able to have that connection. I think my point of departure was that I felt that there was a lot being said. First of all, I felt that a lot of the feminist conversation was either domestic to the United States, so it was either about white women and Black women, and of course emerging more Latinx women. But there wasn't that much conversation about the international impact of these perspectives, right? So how does the sort of and I felt that brown women, at least in my experience, South Asian brown women, मतलब उनकी जो पर्सपेक्टिव है वो इतना रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा था इंटरनेशनल फ्रेम में। सो मुझे ये दिखाना था कि स्पेशली विद द वॉर ऑन टेरर कि ये जो मिस्टेक्स हैं जो वाइट फेमिनिज्म के होते हैं वो किस तरह जो हैं हाउ दे आर इम्पोज्ड on countries very far away like Afghanistan and Pakistan in terms of aid policy, in terms of the fact that they said कि हम we are going there to liberate Afghan women and all the rest of it. So I wanted to show us that what it's like to listen to all of this from Yeah. the perspective of being in a country like Pakistan, which was for many years sandwiched between, and I'm talking about bus ordinary women, sandwiched between the US and Afghanistan, and then the Taliban on the other side. हमारी अपनी society जो है इतनी conservatism की तरफ जा रही थी। मतलब ये सारे pressures औरतों पे भाई उनकी it has a real and very, very palpable impact on women's lives. And I wanted people, policymakers, particularly in the US, to be aware of that, to be aware of the fact that, yeah, for you, it's just a mistake. And, you spent like some, trillions of dollars, and then you decided, okay, well, we're done with this and now we're going back. But you leave this kind of mess there. I mean, aap dekhen abhi what's happened in Afghanistan. It's horrendous. मतलब जो उनकी सिचुएशन थी पहले, उन्होंने जाके पूरी एक एड इकोनॉमी बनाई, एंड उसमें ये भी मुझे वो बुक में दिखाना था कि देखें ये जो कॉलोनियलिज्म का मेथड था ना, कि जैसे जब व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड, वो सारा की सारा जो गलत काम गोरे तो नहीं करते थे ना, उन्होंने एक पूरी एक मिडिल एक क्लास बनाई हुई थी कि ऑफ ब्राउन पीपल के जो उनकी पॉलिसीज लेके जो है लोगों के ऊपर इम्पोज करते थे। तो अभी यहाँ पे भी मतलब दैट सिस्टम इज स्टिल अलाइव in international development aid, right? When in Pakistan, in Islamabad in particular, there, and these are people who are my friends, I admit it. There's a whole section of people whose entire careers are based on taking what the UN says and then saying okay, this is how this program, they're the middlemen. So they are not हाँ, saying और हमारा प्रोग्राम ही यही खराब है, ये बात क्या बकवास है। ये so they're not saying that because that class has been created and their entire livelihood is dependent on sort of maintaining the system as it is. I And mean, like that's France, yeah, तो वही yeah, तो मैंने फ्रांस फनॉन इसीलिए जब कहा है बात कि करता है ना ब्लैक स्किन वाइट मास्क, precisely तो ये यही वाली यही प्रिसाइजली है। यही एंड बात है। तो इसीलिए मैंने ये भी कहा है कि यू कैन बी अ ब्राउन वाइट फेमिनिस्ट, यू कैन बी, ये वाइट फेमिनिस्ट में सिर्फ स्किन कलर की बात नहीं करी, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर माइंडसेट that thinks that okay, this kind of epistemology that comes from the West, is white Western feminist theory, this मगर हाँ, model should be applied. And the reason why that class exists is because for hundreds of years, the only way that brown people could progress was to pretend to be white, to sort of like your entire way of, इसीलिए English सीखना, educate, ये सारी जो चीजें हैं, ये क्यों हैं? वो इसीलिए हैं क्योंकि that is, the system that was created. और हम तो अभी कुछ 70 some years के हैं, 250 years की colonialism थी, that's how long the British were there. So
you know, we are just like, मैंने जैसे कहा था अभी कि we are, हम तो ये pieces जो है ना जुड़ाने के चक्कर के अंदर हैं, लेकिन ये बात है कि ये brown white feminists बहुत सारे हैं, and that class of people is instrumental in keeping the system as it is, and not being able to dismantle it, you know. And so जैसे Audre Lorde कहती है, the master's tools will not dismantle the master's system, and so I mean that is the challenge. हमारी जो generation औरतों की है, हमारे सामने यही challenge है कि हम जो है किस तरह से इसको dissect करते हैं। और आप पढ़ा रही हैं, you know, you, especially if you're teaching in American university, you are exactly positioned. That's exactly what I'm saying, is that you're seeing both of these worlds, you know, and it's very difficult to reconcile them, and it's very difficult to sort of, what I try to do in the book is create a vocabulary where we can show these power differences all the time. Because अभी भी देखें, I'm sure आप लोगों को कभी पैनल कोई you know है जिसके अंदर there are white women, there are women from other places, so the assumption is कि हम सब equal, but हम सब equal नहीं हैं। You know, दुनिया में मेरी जिंदगी की जो वैल्यू है वो नहीं है कि जो एक वाइट औरत की जिंदगी की वैल्यू है, राइट? एंड सो ये वोकैबुलरी, मुझे एक ऐसी वोकैबुलरी क्रिएट करने का एफर्ट था कि जिसमें वो पावर जो डिफरेंस है ना, जो कॉन्स्टेंटली होता है, और हम लोग अभी सारा वक्त दूसरों से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब दुनिया इंटरनेट की वजह से एक ऐसी हो गई है that we are constantly having these conversations with white, like, you know, all sorts of people, and these power differences remain, and they have to be made explicit, if that makes any sense. Because when they become explicit, and then it's less easy for the person to just pretend that they are not the oppressor. So Thank you. that's okay. Yeah, very good point. Comment है कि ये जो go ahead white with man's it. burden है, जो white man's burden है, वो तो आजकल में भी आप देखें तो even हमारी brown औरतें भी practice कर रही हैं, especially in the context of what is happening in the context of what Malala Yousafzai is doing recently, जो Hillary Clinton के साथ वो कर रही हैं एक movie, especially और जितना lashback आया है, तो हमारे अंदर ही बेशुमार enablers भी हैं औरतों की सूरत में। Absolutely, कहने को वो South Asian absolutely. feminists हैं, but you know they have to they have to wear a garb on themselves to become relevant. But you should criticize. I mean, जो आपने कहा है, Absolutely, जी, मैंने तो I mean, you बेतहाशा should be लिखा very है इन vocal about खातून के it, बारे में। because and I commend you for it, because you are absolutely correct, and I couldn't agree with you more. I really couldn't, because I think that that model of you know, I mean, I'm sorry to say that about Malala and about this initiative, because you know, Hillary Clinton was instrumental in this whole mess that was created in Afghanistan and Pakistan. And I mean, she has no interest whatsoever in the actual uplift of brown women or black women or any such women. She has interest in her own celebrity and continuing that. And so when I say brown white feminist, that's what I would you know, that's what I would label those women who are buying into that, is that they are basically you know, creating more challenges for brown and black women rather than making life easier for them. And these sorts of, you know, very simplistic terms of like, oh, bas education de do, bas ye de do, bas wo. Bhai, like, I mean, come on, we are people too, and we are multidimensional. Like, you know, you can't just have ek aisa, oh ho, education, and ab sab sahi ho gaya, sab equal ho gaye. But that's the impression that's given, and that has to be broken. These, you know, one kind of magic wand solutions that people want to do, they deny us our complexity, and they imply that we are just sort of oh, these simplistic, you know, infantile creatures कि जो हमें बस ये basic सा दे दो और हम खुश हो जाएंगे, हमारे problems सारे solve हो जाएंगे. This is ridiculous. I hate it. I honestly hate it. I had to say that, but that's an excellent comment. That's an excellent comment. Okay, thank you, Rafia. Good to talk to you.
more later. Absolutely. I hope your Okay. friend feels better and you Yeah, hang in thank there. I you. hope everything is okay, inshallah. जी जी इंशाल्लाह. Okay, catch you later. Allah Hafiz Yes, everyone. absolutely. Stay in touch, लाइबा please. जी जी लाइबा, thank you absolutely very I much. will. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. जी शुक्रिया. जी लाइबा, लाइबा अस्सलाम और फिर वालेकुम। जी लाइबा. लाइबा बेटा क्विकली आप क्वेश्चन कीजिएगा, अब हमने थोड़ा वक्त भी थोड़ा मैनेज. जी लाइबा. मैं एक्चुअली करंटली मैम की बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर लैंग्वेज बिकॉज मुझे मोस्टली एशियन और साउथ एशियन राइटर्स से यही शिकायत रहती है कि बहुत मुश्किल लैंग्वेज यूज करते हैं व्हेन राइटिंग इन इंग्लिश। तो मुझे इनका राइटिंग स्टाइल थोड़ा अरुंधति रॉय जैसा लगा, तो शी इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। दूसरा, अंदर कुछ चीजें थी बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। जैसे मैम ने बात की अपनी बुक में वाइट फेमिनिस्ट सेवियर कम्प्लेक्स की, दैट दे ट्राई टू बी अ साल्वेशनिस्ट, और उनके पास जो फ्लैग होता है कि वी आर ऑल इन ऑल। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो चीज़ मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता। या उसके अलावा उन्होंने बात की कि जो भी हमारे कल्ट ऑफ एलिटिविटी है या इम्पोस्टर सिंड्रोम है, ये सब चीजें जो आपने उसमें डिस्कस की थी दे आर रिलेटिव। लेकिन जब हम पाकिस्तानी फेमिनिज्म को देखते हैं ना, तो मेरा ख्याल है वो एशियन फेमिनिज्म से भी काफी हद तक मुख्तलिफ है, ईस्टर्न फेमिनिज्म से भी काफी हद तक मुख्तलिफ है। बिकॉज पाकिस्तानी वुमन को जब भी अपने लिए स्टैंड लेना होता है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है या देखा है, तो उन्हें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ता है। जैसे आपने रेजिलियंस और रिबेलियन का थोड़ा कंपैरिजन बताया है बुक में, तो उनको रिबेल करना पड़ता है। हम लड़कियों को, हम खवातीन को अपनी बात सुनाने के लिए ना चीखना पड़ता है, मुझे लगता है बिल्कुल, हमारी बात आम बिल्कुल। लहजे में नहीं सुनी जाती है। तो व्हेन वी डू दैट, तो उसका जो हमारे पास आउटकम आती है, हमें कहा जाता है कि आप वेस्टर्न फेमिनिज्म को जो है वो फॉलो कर रही हैं, आप उनका जो फ्लैग है वो पकड़ के बात कर रही हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे हमें चॉइसेस तो दी नहीं जाती, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। लाइक आपने कहा ना कि वुमन को चूज नहीं किया जाता, हमारे पास ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने एज लेवल की बात करूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा कि शादी के बाद पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी। नहीं, मुझे नहीं पता, ये बस ऑप्शन नहीं होगा, चॉइस नहीं होगी मेरी, छुड़वा देंगे। उसके बाद अगर कर रही हूँ जॉब, का कोई वर्किंग वुमन है, तो आफ्टर किड्स उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो कोई चॉइस नहीं है, उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी फॉर हर फैमिली, करियर या किड्स, एक चीज उसको चूज करनी पड़ेगी, मतलब एक चीज छोड़नी पड़ेगी। तो चॉइस नहीं होती। चॉइस तो वहां है जहाँ जहाँ आप अपनी फ्री विल के साथ दो मुकाबले की चीजें हों जिसमें इंसान एक चीज चूज करे। तो अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी फेमिनिज्म जो है वो काफी हद तक टॉक्सिक भी है। और जब हम, क्योंकि मोस्टली जब फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, तो इससे पहले कि हम फेमिनिज्म की बात करें, बाहर के लोग हम पहले बताते हैं कि हाँ फेमिनिस्ट हैं, इससे पहले कि हम खुद अपने आप को फेमिनिस्ट बोलें। तो और मोस्टली जो फेमिनिज्म की डेफिनेशन वो उठाते हैं वो उसी वेस्टर्न फेमिनिज्म की होती है, जिसको हम खुद ही कहीं ना कहीं क्रिटिक करते हैं। जैसे आपने अपनी बुक में कई वाइट फेमिनिज्म की बात की कि एक तो हम औरत होने का हमें मसला है, दूसरा ब्राउन औरत होने का, हम पे दो दो प्रेशर है। तो इन दोनों प्रेशर्स को साथ लेके चलना, और फिर हमारे जैसे सोसाइटी के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है एक पाकिस्तानी औरत पे एज कम्पेयर टू अदर एशियन और अदर ईस्टर्न वुमेन। लाइबा, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। आपने बहुत अच्छी तरह से समराइज किया है जो एक्चुअल सिचुएशन है, और हमारी स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन, आप लोगों के सामने जो सिचुएशन है। आई थिंक कि मैंने ये किताब इसीलिए लिखी थी कि आप ये क्रिटिक्स जो हैं वो सीखें, और जब लोग आपको कहते हैं कि आप वेस्टर्न हैं, तो आप ये क्रिटिक्स को साथ लेके चलें, ताकि आप उनको, मतलब वो लोग फिर एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको वो फेमिनिस्ट बुला रहे हैं, लेकिन आप जो है ये इन वाइट औरतों की क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं फेमिनिज्म की, तो उन्होंने वो फिर थोड़े से लाइक दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। क्योंकि इसीलिए मैंने ये क्रिटिक्स लिखी हैं, ताकि मैं दिखा सकूं कि फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप वाइट एक्ट करें या आप वेस्टर्न एक्ट करें या आप कोई इसका। और दूसरी जो आपने बात की है, ये मैं चाहती हूँ कि यही बात हाईलाइट हो कि हमारी जो औरतें हैं वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग आपको होना पड़ता है सिर्फ सरवाइव करने के लिए। जैसे आपने कहा ना कि कितना चीखना पड़ता है अपनी बात सुनाने के लिए। आ, ये बात जो है ना हाईलाइट होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे जो मजबूत औरतें हैं वो यही औरतें हैं जिन्हें
ये सब कुछ करना पड़ रहा है। Like women in the West, they have no idea what that is like. They have no concept. और and ये भी बात true है कि some of the reason they don't have the concept is क्योंकि ये colonialism ने क्या किया, यहाँ की सारी जो wealth है उठा के वहाँ ले गए हैं, तो उनके पास इतनी affluence है कि थोड़े से उनके काफी प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व हो गए क्योंकि वो यहाँ का सब उठा के वहाँ ले गए, तो उनके पास ज्यादा एफ्लुएंट सोसाइटी है, हुकूमत के पास ज्यादा पैसे हैं वगैरह, ये सब कुछ। लेकिन ये भी बात है कि सरवाइव जो करना होता है ना, जिस किस्म की इनर स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जैसे पाकिस्तानी क्लासरूम के अंदर भी खड़े रह के, जहाँ पे एक साइड पे मर्द हज़रात हों, मेल स्टूडेंट्स हों, और आप खड़े रह के अपनी बात करें, उस सिर्फ एक चीज के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और उसके फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लोग, औरतें आपके बारे में क्या बात करती हैं, मर्द आपके बारे में क्या बात करते हैं, टीचर आपके बारे में क्या मतलब ये सारी इसके लिए बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है। लेकिन ये जो बात है ना, जो स्ट्रेंथ इन औरतों की है, दिस इज द रियल फेमिनिज्म। ठीक है, फेमिनिज्म का नाम भी हटा लें, आप उसे कुछ और कह दें, आई डोंट केयर अबाउट द लेबल। और ये जो है ना, जब आप लोग आपको कहते हैं, आप ये लाइन इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि आई डोंट केयर अबाउट द लेबल, आप मुझे फेमिनिज्म कह दें, आप मुझे टमाटर कहते हैं, आप मुझे आलू कहते हैं, आई डोंट केयर। मैं जो है औरतों की कुव्वत की बात कर रही हूँ और औरतों की आज़ादी की बात कर रही हूँ। ये बात जो है कोई गोरी औरत ने इन्वेंट नहीं की थी, ये कब से चली आ रही है। और ये मेरे पीछे बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने ये जंग जो है लड़ी है, और वो पाकिस्तानी और मुसलमान औरतें हैं। तो इस तरह से आपको अपनी ये इशू को अपना बनाना होगा, और ये इस इशू को, और आप अपने आस पास भी देखें, आप अपनी फैमिली में औरतों को देखें। ये बात नहीं है सिर्फ कि जो औरतों ने मतलब बाहर, घर से बाहर जाके वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन औरतों ने घरों के अंदर भी जंगें जो हैं, both they have fought them and they have won them, and that has created a different life for their family. So these are all issues that are very crucial for your generation. This book is a frame. It's a frame कि जिसके थ्रू आप अपने सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं उन्हें एनालाइज करें और उन्हें फिर सामने लाएं, ताकि वो डिस्कोर्स का हिस्सा हो। थैंक यू राफिया। अच्छा राफिया, क्वेश्चन इकट्ठे ले लें, बहुत से सवाल हैं। हाँ ठीक है, जैसे आप कहें। नहीं, अगर मतलब उसमें कोई इनकन्वीनियंट अगर है तो फिर हम अलग अलग कर नहीं लेते नहीं, हैं। इनकन्वीनियंस कोई नहीं है। ठीक आई है, कैन आंसर तीन दैम। क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद फिर, ताकि बाकी लोग जो हैं उनके क्वेश्चन ही ना भूल जाएं वो। नहीं, इट्स फाइन। डॉक्टर उजैर अमजद साहब हैं, और डॉक्टर शाजिया और डॉक्टर साइमा, ये तीन डॉक्टर साहिबान से सवाल ले लेते हैं ओके, इसी तरतीब से। तो उसके बाद फिर आप इनको रिस्पॉन्ड कर लें, फिर बाकी बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर उजैर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिल्कुल, थैंक यू। मैडम, इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। मैं काफ़ी देर से बड़ा एंगेज रहा हूँ। मैं ड्राइव कर रहा था, लेकिन आपकी वो कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे गाड़ी खड़ी करके कहीं साइड पे और मैंने आप लोगों की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने अनफॉर्चुनेटली आपकी बुक नहीं पढ़ी। मुझे रिसेंटली ये पता चला है कि आपने बुक लॉन्च की है, और आई डिडंट गेट द टाइम टू रीड, लेकिन इंशाल्लाह सून आई विल स्टार्ट इट। जो मुझे कॉन्वर्सेशन से पता चला है, थोड़ी सी आई माइट हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो आपको पता है, इट्स क्वाइट नेचुरल विद सोशल साइंसेज। लोगों के ओपिनियंस कम ही जो है ना वो कोरिलेट करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि इनफैक्ट आई हैव टू क्वेश्चंस। एक मेरा ये ख्याल था कि आपने बात की कि इंडिजिनस टर्म्स पाकिस्तान में होनी चाहिए, जो हम इंडिजिनस टर्म्स यूज कर सकें, कुछ चीज़ों की इंडिजिनस टर्म्स को हम डिराइव कर सकें। लेकिन आपने कोई मेथडोलॉजी पे बात नहीं की कि हम लोकल मेथडोलॉजीज कैसे डेवलप कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो मेथडोलॉजीज हैं इस सारे प्रोसेस को डेवलप करने की, वो बहुत वेस्टर्नाइज्ड हैं। सो आई डू एग्री कि वी नीड इंडिजिनस टर्म्स जो कि हम डेवलप कर सकें, लेकिन कोई मेथडोलॉजी ऐसी है जो आप सजेस्ट करना चाहें? आई एम नॉट सो श्योर कि आपने बुक में वो की हैं कि नहीं, लेकिन अगर हैं तो प्लीज काइंडली उस पर कॉमेंट करें, या आपका क्या ख्याल है कि हम ऐसी कैसी इंडिजिनस मेथडोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं ताकि हम लोकल इंडिजिनस टर्म्स निकाल सकें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आई वुड आल्सो वांट टू नो
I'm a sociologist. I'm a PhD in sociology. So, sorry, मैंने अपना introduction इसी तरह करवाया. और currently working as an assistant professor at UMD. और दूसरा question मेरा ये है कि UMD University of Management and Technology. मैं वहाँ पे Okay. assistant professor हूँ Department of Sociology में. और डॉक्टर मेरा साहब जो दूसरा लाहौर। question, जी लाहौर में. हाँ ठीक ठीक it's okay. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैडम कैन यू प्लीज हाईलाइट कि क्या बेनिफिट्स उठाए हैं ब्राउन women of color ने फ्रॉम वाइट फेमिनिस्ट मूवमेंट, इफ यू कैन प्लीज हाईलाइट अ फ्यू. ठीक ठीक थैंक यू सो मच. राफे, मैंने क्वेश्चन लिख भी लिए हैं एहतियातन, अगर भूल भी जाए आपको तो. डॉक्टर Okay. शाजिया से सवाल लेते हैं, डॉक्टर साइमा से. जी डॉक्टर शाजिया. Assalamualaikum, ma'am. Very first of all, thank you for your talk. मैम मेरा जो सवाल है इट्स अबाउट कि पहले तो वो इंटरसेक्शनैलिटी वाली बात जो नायला भी कर रही थी, फिर टाइबा ने भी की कि somehow वो जो सफरिंग है इट्स नॉट जस्ट वुमेन सफरिंग, इट्स आल्सो अबाउट रेशियल एंड एथनिक और रिलीजियस, वो भी जो आपके आइडेंटिटी ग्रुप्स हैं उसकी भी वो सफरिंग है शायद. दूसरा, क्योंकि मैं एथिक्स पढ़ाती हूँ तो मेरी सारी जो ओरिएंटेशन है वो जो डिस्कशंस है मैं उसी तरह फ्रेम भी करती हूँ. तो अगर आप राइट्स बेस्ड पर्सपेक्टिव से देखें, और बिकॉज कि जब भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वुमेन की स्पेसेस है ना, जितनी जगह हमें मिली हुई है पर्टिकुलरली प्राइवेट स्पेसेस, वो तो राइट्स की डिस्कशन से ही बाहर है. हम घरों के, आपने दो तरह के क्राइम की बात की, आपने ऑनर किलिंग की बात की और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की बात की. ये दोनों जो क्राइम है, ये स्पेस अगर आप देखें तो ये प्राइवेट स्पेसेस के क्राइम है. सो वहां पे आप देखें कि जहां पे डिस्कशंस वो राइट की स्पेस ही नहीं क्रिएट की गई, और वो हमारी राइट्स की डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है, वो प्राइवेट स्पेसेस जो खवातीन को जहाँ पे डाल दिया गया है और जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं है. तो डोंट यू थिंक एक यूनिवर्सल फ्रंट शायद जरूरी है, और ये जो हम डिवाइड क्रिएट करें, ठीक है वो क्रिटिक भी जरूरी है कि वाइट फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म या ब्राउन फेमिनिज्म, बट कहीं तो सिंथेसाइज करना होगा, क्योंकि बहुत सारे हवाले हमें वेस्टर्न कंट्रीज में भी मिलते हैं कि जो होम की जो स्पेस है ना, उसमें कितनी राइट्स की वायलेशन है, उसमें कितना सिंबॉलिक वायलेंस है, उसमें कितने जस्टिस के इश्यूज हैं. तो वो तो शायद उनके भी वही होंगे, हमारे भी वही होंगे. तो ये सिंथेसिस किस तरह होगा कि हम कोई यूनिवर्सल ऐसे फ्रंट पे चले जाएं, कोई ऐसी कॉमन आइडेंटिटी जिसकी बेस पर हम अपने राइट्स की तो बात कर सकें कलेक्टिवली एज अ वुमेन, अगर हम देखें. बहुत शुक्रिया. ठीक डॉक्टर, ठीक आगे आपका क्वेश्चन. आई गॉट योर क्वेश्चन. जी डॉक्टर साइमा. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू राफिया फॉर योर इंसाइटफुल टॉक. और जितना टाइम आप बोल रही थी, आई वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय ओन एक्सपीरियंस एज अ वुमेन, जो यहाँ पाकिस्तान में मेरी स्टोरी और स्ट्रगल रही है. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का जो है ना, वो एक ट्रीट थी लिसनिंग टू यू, क्योंकि यू ब्रॉट सो मेनी पॉइंट्स जो कि मेरी अपनी पर्सनल एकेडमिक पोजीशन से बहुत रिलेट करते हैं कि कोई कल्चर अपनी इन एसेंस में अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, और हर एक कल्चर में पोटेंशियल होता है कि वो सेफ और सिक्योर सोसाइटीज क्रिएट कर सके, और एट द सेम टाइम हर कल्चर के ब्लाइंड स्पॉट्स भी होते हैं, चाहे वो कितने ही क्यों ना हो. मैं अगर थोड़ा सा मेरा कमेंट लंबा हो जाए तो मुझे इजाजत है, या मुझे मैं मतलब आई शुड कट टू द नहीं चेस? डॉक्टर साइमा, बिल्कुल इजाजत नहीं है, बहुत से लोग और भी वेट कर. अच्छा ठीक है, चलिए फिर मैं सिर्फ अब मैं एक तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मैं नहीं करती, मैं अपना सिर्फ क्वेश्चन शेयर कर लेती हूँ. उसके बाद में आ जाएंगे अगर बाकी क्वेश्चन जी. नहीं आए. प्लीज. और Thank आप you. प्लीज फील फ्री टू ईमेल मी, आई वुड लव दैट. श्योर बिल्कुल. मेरा ईमेल बस इट्स rafia.zakaria@gmail.com. So any of you अच्छा, मतलब it's your and name. all of you, I would be I would love to hear from you. आप भी दूसरे लाइबा वगैरह जो दूसरे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस किए, मेरे पैनलिस्ट, अगेन rafia.zakaria@gmail.com मेरा ईमेल है. I would be so happy to hear from you, and maybe we can have continuing conversations about this, because मेरे लिए तो बहुत ये एक जनरेटिव और इंफॉर्मेटिव चीज़ है, और पता नहीं we can maybe create something that this is an ongoing
मतलब हम औरतें भी एज एन ऑन गोइंग फोरम के जिसमें हम ज़्यादा टाइम लेके वी कैन हैव these डिस्कशन, सो प्लीज राफिया, फील फ्री हम टू आपको राइट। दोबारा भी बुलाना चाहेंगे, आपने देर लगाई है इसको स्केड्यूल करने I know, हाँ, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ and I'm ठीक very है, very engaged and I would love to continue हाँ, it, so yes। भैया टेक्नोलॉजी का भी बहुत एक ऐसा इशू है जिसपे हम चाहेंगे कि आप, मैंने शायद एक दफा ईमेल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी की थी, क्योंकि अच्छा ये भी ऐसे ही हम इसको मैं भी क्लाइमेट चेंज पे आजकल काफी okay, आर्टिकल but लिख रही okay, हूँ। Naila, I'm sorry if she can, maybe you राफिया, can continue। आप जो अभी 3 क्वेश्चंस आए हैं आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर बाकी भी मेरा मैंने तो ख्याल है क्वेश्चन किया ही नहीं नहीं। इन्होंने वही ना, I was thinking that इसका इनका साइमा ने क्वेश्चन ले लेते जी जी, जी। अभी तो कर ले मैंने कर सिर्फ साइमा ठीक, करें ना। इट्स ओके, कीजिए प्लीज कीजिए। अच्छा, मतलब सॉरी, आई गॉट लॉस्ट इन ट्रेन ऑफ माय थॉट। चलिए मैं फिर मतलब वापस आती हूँ। और मेरा जो क्वेश्चन है वो पहला तो ये है, क्या डबल मार्जिनलाइजेशन के बारे में यू हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि अगर हम बात करें तो जो वाइट मैन प्रिविलेज है, तो उसके बाद उसकी जो सेकंड हायरार्की में आती है वो वाइट वुमेन आती है। अब मैं तो समझती हूँ कि जो पाकिस्तान में जो जेन्युइन वुमेन रिप्रेजेंटेशन का है वो ट्रिपल मार्जिनलाइजेशन का है, क्योंकि उधर से आपके पास वेस्टर्न एकेडमिया है जो डब करता है कि अच्छा साउथ एशियन वुमेन या एक पाकिस्तानी वुमेन के ये मसाइल है। और उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेजिटिमेसी किसके पास है कि वो एक एवरेज पाकिस्तानी वुमेन की वॉइस के तौर पे रिकग्नाइज हो। क्योंकि सॉरी टू से फिलहाल जो वॉइसेस स्पेस क्लेम कर रही हैं उनके तो मसाइल एक वाइट वुमेन के मसाइल से वेरी मच सिमिलर, क्योंकि वो पाकिस्तान में एक प्रिविलेज क्लास है। राइट। वो तो दे वांट एन एक्सटेंशन ऑफ देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। लेकिन यहाँ अगर मैं वो याद करूं मेस्लो की थियरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, तो हमारी तो बहुत 70% खवातीन वो हैं जिनकी बेसिक नीड्स, जिनकी राइट टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटी, राइट टू मोबिलिटी, वो क्वेश्चन हुआ है। तो हम एक सर्टन पोज में बैठने के को स्लोगन बना के वुमेन राइट्स का जब हम उसको एजेंडा में शामिल करेंगे कि अच्छा मुझे आई शुड हैव अ फ्रीडम टू ड्रेस लाइक दिस और आई शुड हैव अ फ्रीडम टू सिट इन अ सर्टन पोस्चर, तो वहां पे कहीं पे हमारे लेजिटिमेट इश्यूज जो है वो ओवरशैडो नहीं हो जाएंगे। अच्छा मैं अब सॉरी मतलब डू अपोलोजाइज मी इफ आई साउंड सम बट कॉन्डेसेंडिंग, लेकिन मैं इट्स नॉट अबाउट मी। मैं समझती हूँ मेरा राइट है पाकिस्तान में कि मैं वुमेन की स्ट्रगल को या उनके राइट्स को हाईलाइट करूं, बिकॉज आई रिप्रेजेंट वुमेन। हम वो खवातीन हैं, इधर बहुत सारी मौजूद हैं, डॉक्टर राहत हैं, डॉक्टर शाजिया है, शमाइला है। हमने सोसाइटी के किसी नॉर्म को डिफाई किए बगैर अपनी क्लेम की है स्पेस। मतलब हमने कोई आउटराइट चैलेंज नहीं पोज किया सोसाइटी को। नहीं, बट साइमा आई वुड से इसीलिए मैं ईमेल दे रही थी बिकॉज कंप्लीट करने दी। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं ये नहीं कह रही कि भाई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कभी बात करूंगी तो मुझे भी उतना ही स्केप्टिकल रिस्पांस मिलेगा, मुझ पर भी उतना ही वेस्टर्न एजेंडा ड्रिवन होने का इल्जाम लगेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैं जब बात करती हूँ तो मुझे बहुत मतलब कोई मैं एंटाइटल्ड हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि वो हमारी भी नहीं सुनी जाती, हम पर भी वही जो है वो एक तरह से डाउट्स रेज किए जाते हैं कि मे बी द काइंड ऑफ फ्रीडम वी आर डिमांडिंग इज लाइक अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ द कल्चर। तो ये इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। दूसरा चूंकि मैं मेरा लिंग्विस्टिक से ताल्लुक है और आपने बहुत जो है वो इसको रिपीटेडली हाईलाइट किया कि दिस इशू हैज अ वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक साइड, कि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है अपने लोकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। जैसे अब हम बात करें तो हमारे यहाँ सर्टन बिहेवियर्स जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बायस बनते हैं उनके लिए कोई लेबल ही नहीं है। आप मसलन अगर जो वुमेन की ट्रैफिकिंग है, आप उसके लिए कोई किसी लोकल लैंग्वेज में कोई लफ्ज ढूंढ के ले आइए जो कि उतना ही जिसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड हो, बल्कि वो तो कुछ पिछले दिनों मैं एक जगह पे थी, व्हेन आई मेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्वाइवर, शी वेंट टू न्यूयॉर्क, वहां पे उसको लेके गए उसके हस्बैंड,
विद इन मैरिज ट्रैफिकिंग का केस था, और वहां जाके उससे जाके पता चला कि द सिचुएशन दैट शी इज लिविंग इन इज एक्चुअली एन इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी उसको अंदाजा ही नहीं था कि वो जो अब्यूज वो 10 साल से बर्दाश्त करी है उसका कोई नाम भी है और वो क्राइम भी है। या अर्ली मैरिजेस को तो हमारे यहाँ जब लिंग्विस्टिकली डब किया जाता है तो वो कहते हैं वक्त पर फर्ज अदा करना। बच्चियां तो पराया माल हैं। आप ये देखें ना कि माल लफ्ज के जिसमें आप अपनी वेल्थ पोजेशन और एनिमल्स के साथ वुमेन को कैटेगराइज करते हैं। तो आपकी मैं मतलब लिंग्विस्टिक साइड पर काम करने की भी बहुत जरूरत है। और मुझे चूंकि शायद साहब ने वार्न किया है तो मैं अब और बात नहीं करूंगी। ये वार्निंग तो बिल्कुल काम नहीं कर रही साइमा, आपने कर ली काफी बात। असल में कंसर्न ये है कि बाकी लोग जो है जो इंतजार कर रहे हैं उनकी तरफ भी हम जा सके। जी माजर बहुत थोड़ी ग्रीडी होती है। बहुत ओके, थैंक तो यू वेरी मैं जी। ये राफिया, 3 राफिया शुरू करें। डॉक्टर जहर का क्वेश्चन था और फिर हाँ जी, आ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं I'll go in reverse order if it's okay. So, Saima, I wanted to respond to your question. I mean, and your comments. I think ये बहुत important comments आपने किए हैं। मेरी खुद शादी जो है 17 years में हुई थी, and so I have gone through a lot of difficult times, and तो आई नो कि ये इश्यूज बहुत क्रूशल और इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग मैं आपसे ये कहूँगी ना कि आप और ये मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये मैंने मतलब ये मैंने खुद इश्यूज फेस कर भी चुकी हूँ और करती रही हूँ। और मैंने जो अपना कंक्लूजन इनसे लिया था ये लेजिटिमेसी के इशू का, वो यही था कि बस बोल दो, बस बोल दो। मैंने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया, बिकॉज जब मैंने देखा कि जब मैं इन बातों का सोचना शुरू करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी औरत की हैसियत से बात कर सकती हूँ कि नहीं, मैं इस इशू पे बात कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि हमेशा ये औरत की अनफॉर्चुनेटली इट्स व्हाट वी फेस टुडे। मेरी इतनी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके बावजूद जो है if I'm facing like some white guy and I'm saying, look, I'm a fully qualified lawyer, educated in the West, and I say something, they're just kind of like, okay, well, no, I mean, she must not have legitimacy. How can she say this? You have to just, I started to just ignore it. That was my thing. And I started to say things as loudly and as bluntly as possible because I felt that was the only way. And in your case, and Dr. Rahat and the other panelists, I'm personally here to help raise your voices, either through Dawn, either through any other way that I can. I think कि ये कोई condescension और entitlement की बात नहीं है। आपको कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए, भाई आप नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल रहा ना। मतलब मैंने यही सोचा कि भाई जब मैं ये किताब लिख रही थी तो इसके काफ़ी कॉस्ट्स थे मुझ पे, क्योंकि जाहिर बात है लोगों को सिर्फ वो औरतें ब्राउन पसंद हैं कि जो बहुत जो है ना हर वक्त अपना ग्रैटिट्यूड दिखाती रहती हैं कि यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग। नॉट दैट आई एम नॉट अ ग्रेटफुल पर्सन, आई एम जस्ट सेइंग दैट that's the kind of person they like. And so ये जो बुक की थीसिस है मैं अपने PhD में नहीं लिख सकी क्योंकि इतनी ऑपोजिशन थी इस पे कि ये छपी कैसे सकती है ये किताब के जो इतनी क्रिटिसिज्म करे वाइट फेमिनिज्म की। तो ये सारी चीज़ों को these are things that I have gone through, and I think that my personal solution, it's not a solution, but my personal strategy with it was just that just say it and get it out there, get it out there. And then जो आपके डिट्रैक्टर्स हैं वो तो कहते ही रहेंगे। और पब्लिक स्पेस का ये एक मुझे एज अ कॉलमनिस्ट ये भी सीखना पड़ा था कि अगर आप पब्लिक स्पेस में अपने ओपिनियंस डालते हैं तो आपको उन पे जो अपोजिशन है और पुशबैक है उससे डील करना भी सीखना पड़ेगा। मुझे लाइक सम कॉलम्स यू गेट hundreds of hate mail, and I just have to deal with it because that's part of being in the public space. But that is why we need women in the public space, and I'm happy to talk to you about that.
The second question, I'm going in reverse order, was Dr. Shazia's question about the private space. And I think it's an excellent question. I would highly recommend मेरी जो पहली Upstairs Wife किताब थी for that, because that book tries to, and in that book मैं ये कोशिश करी थी समझने की कि हमारी प्राइवेट स्पेसेस जो हैं, हमारी पॉलिटिक्स और हमारा जो मुआशरा है, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है। और ये वो एक मेमोir है, मेरी पर्सनल मेरे फैमिली की कहानी है। एंड तो अगर आप वो रीड करें तो उसमें आपको ये यू विल सी दैट टेंशन, बिकॉज आई थिंक दैट ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जब तक कि हम यू नो as long as we don't expose what's happening in those private spaces, with whatever tools that we have, we will never be able to sort of get out of the deep dysfunction that exists in our private spaces. क्योंकि हमारी सोसाइटी दो बहुत एथिक्स के बेसिस पे हमारी सोसाइटी जो है, हमारे जो कल्चरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी नहीं है हमारे करंट इन्वायरमेंट से डील करने के लिए। हम वर्चुअल स्पेसेस में होते हैं, हम बहुत सारी कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पूरी दुनिया सबको अब नज़र आती है, लेकिन हमारी प्राइवेट स्पेसेस में वो ही बिल्कुल बहुत जो है रिप्रेसिव ऑप्रेसिव किस्म की रिलेशनशिप्स हैं, जो किसी के लिए भी इनरिचिंग नहीं है। मतलब उनमें कोई खुश नहीं है, मतलब सास भी खुश नहीं है, बहू भी खुश नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मियाँ भी खुश नहीं है, बीवी भी खुश नहीं है, लेकिन नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एथिक्स ऑफ प्राइवेट स्पेसेस हैं, इसको एक डिस्क्रीट सब्जेक्ट और टॉपिक बनाया जाए, जिसके अंदर these relationships can be talked about. I couldn't emphasize that more, because those power relationships जो हमारी private spaces की power relationships हैं, वो औरतों पे इतना deep impact करती हैं कि उनसे लाइक अगर औरत उनमें से सरवाइव नहीं कर सके, तो फिर पब्लिक स्पेस में पार्टिसिपेट करना, ये कॉन्वर्सेशंस वगैरह करना, इट्स बहुत ही एक it's like something they can't even think about, because it's so far off, and it's so against their actual lived reality. The question about methodology, so मैंने इस बुक में जो what I used, and देखें, I'm a theorist, I'm not a methodologist, so I disclaimer, but इसके अंदर ये issue है कि मैंने जो इस्तेमाल किया है उसे कहते हैं जीनियोलॉजिकल मेथड, विच इज़ कि जैसे आप अपनी पीछे हिस्ट्री में जाएं और उसमें उसको एनालाइज करें कि वो हिस्ट्री किसने लिखी थी और उस हिस्ट्री के अंदर किसकी आवाज़ दबाई गई है। सो द बुक, that's what the book does. It goes behind, matlab it goes into from feminism today to, it goes back to the 20s, it goes back into the 40s, 60s, and it looks at whose voices were not being talked about. This situation, for instance, it talks about the Iranian Revolution 1979 का जो था, ठीक है, उसके अंदर जो वाइट औरतों ने उसके बारे में क्या लिखा है और क्या लिखती रही हैं उस वक्त से अब तक, एंड उसमें कौन सी वॉइसेस जो हैं जो दबाई गई, ठीक है, और उसकी वजह से क्या impression आया Iranian revolution का to the world, because the impressions are created by the West. They have created what the impression is of that. So the genealogical method, at least for feminism, I think is very important, because अगर आप पीछे जाएं और देखें, अरे इसमें किसकी आवाज़ दबाई गई थी, किसका पर्सपेक्टिव यहाँ पे नहीं है, तो आप उसमें फिर देख सकते हैं कि एंड ये पाकिस्तान में बिल्कुल एप्लीकेबल है। हमने अपनी हिस्ट्री इस तरह से एनालाइज नहीं की है, और स्पेशली औरतों की हिस्ट्री तो बिल्कुल भी इस तरह से एनालाइज नहीं की गई है।
So I highly recommend that method. I know it's the Foucauldian method, if you want to look in philosophical terms, the genealogical method. But that is the method that I used. Of course, there are many other methods, but that's my बहुत शुक्रिया। answer. राफिया, कुछ और क्वेश्चन है? शुमाइला हैं और समीन फॉर द मोमेंट। तो शुमाइला और फिर समीन आप कीजिए, और उसके बाद फिर अगर कोई हुआ तो एक आध क्वेश्चन लेंगे। जी शुमाइला। अच्छा, मैं ना तब से यही सोच रही हूँ कि शायद मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हम मतलब यहाँ पे ज्यादातर वर्किंग लेडीज हैं, हम इस ग्रुप में भी ना, अभी हम इवन जो वर्किंग नहीं है, जो मेल्स हैं, इनकी जो मैं पर्सनली भी जानती हूँ, बेटियां जो हैं उनको भी स्पेस है, और हम ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, हम शायद ज्यादा पावरफुल हैं पहले के नस्बत, हमें फ्रीडम भी ज्यादा है। तो आई वॉन्ट कि आप इस पे कमेंट करें कि क्या मैं ज्यादा पॉजिटिवली सोच रही हूँ या रियलिटी में भी ऐसा कुछ है, अब आपको लग रहा है कि चेंज आया है कुछ? नहीं, मुझे तो लगता है कि चेंज बिल्कुल आया है, एंड आई लव दैट यू आर ऑप्टिमिस्टिक। आई लव इट बिकॉज आई थिंक वी नीड टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत हैं, और अगर हम उनसे जो है डर जाएं और उनसे लाइक ओवरवेलम हो जाएं तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आई लव कि इतनी सारी वर्किंग विमेन एंड इतनी सारी हाईली एजुकेटेड विमेन इस कॉन्वर्सेशन में हैं, एंड इसीलिए मैं अपना ईमेल I was giving it because really I would love to create some kind of a Pakistani feminist circle कि जिसके अंदर से हम on a everyday WhatsApp ग्रुप पे कोई इस चीज़ के ऊपर भी हम अपना मतलब एक कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते रहे हैं, कि जैसे आप लोगों को चीज़ें जो फेस हो रही हैं, जो इश्यूज हैं, जो आप सोच रहे हैं, तो हम अपनी थिंकिंग को ज्वाइन कर सकें। बट आई थिंक दैट इट इज़ मच मच बेटर। आई थिंक दैट विमेन आर, आई मीन आप स्टेटिस्टिक्स ही देख लें, जो हमारी अर्बनाइजेशन हुई है पाकिस्तान में, जितनी अर्बनाइजेशन हुई है उससे बहुत सारी औरतें जो हैं आर नाउ इन पब्लिक स्पेसेस, एंड बिकॉज दे आर इन पब्लिक स्पेसेस इट इज़ क्रिएटिंग अ डिफरेंट सोसाइटी देन कि जहाँ पे औरतें नज़र ही नहीं आती थी। तो एंड इस जब वो विजिबिलिटी का भी बहुत एक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पता है फिर वरना एक होता था कि देयर आर सो मेनी मैन कि जिन्होंने कभी कोई औरत को खड़े रह के पढ़ाते देखा ही नहीं। तो फिर वो जब व्हेन दे सी इट, उनको ऐसे लगता है कि ओ मतलब लाइक दे कांट इवन लिसन कि वो क्या कह रही है, मतलब उन्हें एक ऐसी एक अजीब और मतलब अनयूजुअल एक चीज नजर आती है। तो जब हम इन चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं ना, तो एक इसका बहुत देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट of that in society. So I think that yes, और ये सारी बातें जो अब डॉक्टर सनोबर भी कह रही थी थोड़ी देर पहले, टैक्सी ड्राइवर भी मार्च 8 की कहते हैं कि अच्छा हो रहा है, ये औरतों का दिन है वगैरह। ये कॉन्वर्सेशंस वैसे तो एक ऐसी मतलब यू थिंक कि हाँ ये क्या बड़ी बात है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ना इससे सोसाइटी में नीचे से चेंज आना शुरू होता है, कि लोगों में शऊर पैदा होना शुरू होता है कि भाई ये औरत काम के लिए निकली है, इसे अपना काम करना है, इसको छोड़ो अकेले, लाइक स्टॉप हरासिंग हर, स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। मतलब दीज आर थिंग्स दैट लोगों की जब बेटियां बहनें निकलना शुरू होती है ना, तो आहिस्ते आहिस्ते फिर उन्हें फिर ये आना शुरू होता है। अभी तक बहुत वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, but it is a better place than it used to be. थैंक यू। I think. समीन, मीना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। अच्छा, आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। मैं जैसे आपने बात की डिफ्लेक्शन की कि वाइट फेमिनिज्म या जो हमें वहां से एड, नॉट जस्ट एड, आइडियाज जैसे भी, उससे मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उससे थोड़ा सा ना बात हट जाती है, और ज्यादा उनके जो आइडियाज हैं उनकी प्रमोशन शुरू हो जाती है, विच आई अग्री विद। लेकिन डोंट यू थिंक कि जो हम क्रिटिसाइज करते हैं वो डीएचए वाली आंटीज को, कि यार क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ना वो प्रिविलेज्ड हैं, आई गेट दैट कि हाँ है प्रिविलेज, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं उन बेचारियों को तो घर से निकलने की इजाजत ही नहीं है, और अगर वो डीएचए वाली आंटीज भी नहीं निकलेंगी तो फिर तो कॉन्वर्सेशन ही बंद हो जाएगी।
हाँ देखें, प्रिविलेज को क्रिटिसाइज करना इज इम्पॉर्टेंट इन एनी सोसाइटी, ठीक है, ताकि क्योंकि जो जिनके पास प्रिविलेज है सोसाइटी में, उन्हें एक एहसास होना चाहिए कि उनके प्रिविलेज के साथ उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने आप को किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं और अपने प्रिविलेज को किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। तो इन दैट सेंस आई थिंक कि जो DHA वाली आंटीज, क्योंकि देखें मैं अभी मेरे पास फ्रीडम है, लेकिन मुझे बहुत लड़ना पड़ा है अपनी फ्रीडम के लिए। मैं बिल्कुल वही लड़की थी कि जिसे घर से निकलने की बिल्कुल इजाज़त ही नहीं थी, एंड बहुत सालों तक दैट इज व्हाट माय रियलिटी वाज। तो सो व्हेन आई से द DHA वाली आंटीज, द इशू विद दैट इज दैट उनके पास प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। क्योंकि देखें, जो औरतों के पास प्रिविलेज है, अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा सारी स्पेस और सारी जो वॉइस है वो ऑक्यूपाई कर देती हैं। जैसे आई थिंक साइमा ने कहा था, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज देखें, जब जो स्पेस होती है उसमें जिसके पास सबसे कम पावर है उसके पास सबसे ज़्यादा आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द डायनामिक्स ऑफ पावर आर सच कि जिसके पास जो है सबसे ज़्यादा प्रिविलेज होता है, वो सारी आवाज़ उनके पास होती है। तो सो दैट क्रिटिक इज़ वैलिड, but it's also valid that, just the plain visibility of women is also important in our society, because like you said, कोई तो visible हो, इससे बेहतर कि कोई भी ना हो visible. So I think that's one way to look at it. But I think अभी जो है औरतें जिन्हें निकलने की भी इजाज़त नहीं, अभी there are lots of ways to now participate in public spaces virtually, internet से, इन चीज़ों से, जो which are also important. एंड जो पहले जब मुझे इजाज़त नहीं थी घर से निकलने की, जब मेरे पास इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो अब जो है उन लड़कियों के पास भी ये सारी चीज़ें हैं, और हमें इनेबल करना चाहिए कि वो ज़्यादा उन एटलीस्ट उनके पास कोई आउटलेट तो हो कि वो अपनी आवाज़ जो है ज़रा सुना सकें, और पब्लिक स्पेस के अंदर जो भी कुछ है, थोड़ी सी भी कमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, वो इनहैबिट, मतलब वो कर सकें। Finally, I think you had asked about. No, I think I got all of your questions, I think. Yeah, okay. जी राफिया, बहुत शुक्रिया, बहुत हमने एंजॉय किया, और मेरा ख्याल है ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड शी वाज माय डॉटर। Okay, she did a great job. She did a थोड़ा great सा job. मैं थोड़ा सा डर भी रहा था कि हो सकता है कि इसका क्वेश्चन हो अपने अब्बा के मतलब हवाले से। नहीं, of course not. बाद में वो question- एक बात मैं करने लगी थी, वो मुझे भूल गई। वो वैसे आपके हवाले से थी कि मतलब प्रिविलेज आए ओन माय प्रिविलेज, कि ठीक है मुझे स्कूल जाने से कोई रोक नहीं रहा था, लेकिन NCA का टेस्ट नहीं आपने मुझे देने दिया था कि तुम्हारी हरकतें पहले ही ठीक, तो तुम कर लो NCA चली गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। कर लो बेटा, कर लो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। राफिया, ये शुरू से बड़ी एग्रेसिव है, और ये मतलब इसको कोई नहीं, जो मसले अग्रेसिव नहीं, इंडिपेंडेंट। अग्रेसिव नहीं कहें आप, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। वो जो हमारी सोसाइटी में होता है, आपको भी पता है, तो इस तरह की कोई बात हुई है तो ये उठा के पत्थर भी मार देती है ना, किसी की बाइक पे उसकी लाइट तोड़ दी। मैंने कहा ठीक है, इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा किया। तो बहरहाल थोड़ा ध्यान से कर। भाई, whatever you need to do to survive, it's not easy. It's not easy. So, as जैसे वो लाइबा ने कहा था, it's not easy. बहुत चीख चीख के और बहुत अपनी presence करके, that's the only way you survive. And so I commend that. And whatever it is you need to do, you do it, because it's that is the fight. That is the fight. और मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, छोटी सी बात है, कि आपने जो कहा ना कि टाइटल या जो अगर आपको कोई लफ्ज या कोई टाइटल दे रहा है उस पे फोकस ना करें। I think that's really important. I've been called a bloody feminist, and now I'm okay with that. कि ठीक है यार, सही है, कह लो, अब क्या करूं मैं? I mean, Who am I, bloody exactly. feminist? I think, and fine. So you're a bloody misogynist, whoever says that to you. So say that back to them.
you know. But yeah, like don't be affected by that. Don't be affected by this kind of thing. This is कहते हैं ना, it's like a way to trip you. It's like a trap. Like कि आपको बस ये feminist मतलब ठीक है ना, like I said, मुझे कुछ और बुला दो, मतलब I'm still talking about the same thing. And you know, if you want to keep sort of pushing that's your deal. But I'm going to keep talking about it. So you know, that's the kind of attitude that you have to have. बिल्कुल ठीक। अच्छा राफिया, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जो सवाल मैंने सोचे होते हैं वो टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाता, तो मैं बड़ा क्विक सा कमेंट करूंगा। एक दो मुझे जो डिस्टिंक्शंस है ना आपकी सटल सी आपकी किताब में, वो बड़ी मजे की एक दो लगी हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो वो बात भी की, जिक्र भी किया उसका, रेबिलियन वर्सेस रेजिलियंस, ये बड़ा एक मजे की इक्वेशन थी। और इसके अलावा एक और आपने जिक्र किया उसमें, वॉइस का एक्सपर्टनेस वर्सेस एक्सपीरियंस, कि वॉइस कुछ लोगों की है लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं। ये जो मीना भी बात कर रही थी ना डीएचए वाली, exactly, yes, exactly, that's exactly what it is। हाँ एग्जैक्टली। तो ये बड़ी मजे की बात है, और ये मुझे लगता है पाकिस्तान में और भी बहुत से फील्ड ऐसे हैं जिन पे अप्लाई होती जी। अगर हम उस डिस्कशन में जाएंगे तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा उसमें जो एक वो जो है ना लैंग्वेज में जो मजा है, जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस मुख्तलिफ जगह पे, जैसे आपने वो वाइट फेमिनिस्ट जो न्यूयॉर्क में कहीं आप रेस्टोरेंट में बैठी थी और आपने उनको एक्सक्यूज भी दिया, तो लेकिन ये है कि उन्होंने आपको एक्सक्लूड कर दिया इसके बावजूद कि भाई ठीक है, इट्स ओके फाइन। वो बड़ा आपने नैरेटिव जो लिखा है ना, जो स्टोरी है वो बड़ी मजे, और भी बहुत से इस तरह के। तो हमने आपकी किताब को जितना पढ़ा और आज की डिस्कशन को बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप आइंदा भी हमारे साथ शरीक होते रहें। ये आखिरी सेशन नहीं होना चाहिए। मेरा दिल था और अब भी है कि टेक्नोलॉजी पे भी हम कभी सेशन करें। बिल्कुल, क्योंकि let's मुझे do एक it। बात है ना, मुझे ये लगता है कि वेस्ट के बारे में, वेस्टर्न ऑनस्लॉट के बारे में एक क्रिटिकल व्यू बनाना भी एक हमारी बड़ी ना एक बड़ी हिम्मत वाली बात है, एक बड़ा प्रोसेस है, एक बड़ा जर्नी है। यहाँ पे शायद हम इतनी आसानी से जनरली नहीं कर पाते। हमारे दो रवैये होते हैं, या टोटल रिजेक्शन का कि जो भी एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम वेस्ट वी सिंपली रिजेक्ट इट, या टोटल एक्सेप्टेंस का है। प्रॉब्लम इन दोनों में है। हमें ना टोटली रिजेक्ट करना है ना टोटली एक्सेप्ट करना है, हमें कुछ थोड़ा सा उसको देखना है कि कौन सी बात हमारे साथ जो है उसको कैसे हम इंडिजिनाइज कैसे कर सकते हैं, और हमारी अपनी कहाँ पे कंपैटिबिलिटी, अगर ह्यूमैनिटी तो एक ही है, कॉमन ग्राउंड कहाँ पे बनता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी आपके काम से भी जो रिलेट करती हैं, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, सलामत रहें, तो फिर आपके साथ आइंदा। I have one, if it's possible, I don't know if it's possible, लेकिन one favor, if possible it is for you to do this, कि अगर आप एक WhatsApp ग्रुप बना सकते हैं जिनमें जो सारी औरतें आज शरीक हुई हैं और जिन्होंने क्वेश्चंस की हैं, अगर आप ठीक है। हमारे लिए एक WhatsApp, क्योंकि आपके पास मेरा WhatsApp है, तो जी जी आप मेरा इस्तेमाल करके अगर एक छोटा सा WhatsApp ग्रुप बना सकते हैं, तो उस पे मैं बहुत ग्रेटफुल रहूंगी, क्योंकि ठीक आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन विद ठीक ऑल ऑफ देम, एंड फिर दैट विल गिव अस अ फोरम जो सब एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चंस और वो भी मुझे बता सकती हैं और मैं भी उन्हें बता सकती हूँ। सो इफ यू कैन डू दैट फॉर मी, ठीक, आई विल बिल्कुल बी ठीक। वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई विल बी वेरी तो मैं ग्रेटफुल। इसमें राफिया एंड थोड़ा इनके सा ऐड, अलावा जिन्होंने राफिया नहीं भी बात की, अगर उन्हें भी हम्म, अगर शामिल होना ठीक, है तो आप उन्हें बिल्कुल भी ठीक। ऐड कर सकते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड इसीलिए दैट्स व्हाई आई वांट टू क्रिएट इट, कि कुछ मतलब कुछ तो फर्स्ट स्टेप इस कॉन्वर्सेशन से कुछ हमारा ये प्रोडक्टिव आगे निकले, ताकि हम इन टच रहें, और फिर मेरी भी जो रिसोर्सेज हैं
जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है वगैरह, अपनी आवाज़ बढ़ाने के लिए, वो भी फिर आपके आपको अवेलेबल हों, एंड मुझे भी आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हों। तो इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड दैट वे। बट आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये कंटिन्यूड हमारा कांटेक्ट रहेगा। और टुडे वाज अ फैंटास्टिक फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। इंशाल्लाह वी विल हैव मोर conversations and take this issue forward, जिस तरह से भी हम शेयर कर करके जो कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, जो कुछ भी है, तो we can go forward with that. बहुत शुक्रिया राफिया, थैंक यू वेरी मच। All right, thank you so बहुत शुक्रिया। much, and I'll look forward to continuing our conversation. थैंक यू वेरी मच, बहुत All शुक्रिया। right, खुश रहे। खुदा आमद। हाफिज, खुदा हाफिज।